हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर, सब क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार चेक कर लूं। अरे क्या हो गया, पीछे क्यों नहीं आ रहा है? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। लाइव तो है। ओके, कपड़े भी यही वाले पहने हैं, इसका मतलब यही क्लास है। क्या हो गया? ठीक जा रही है। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम पे आ जाना। आप लोग बार बार पीडीएफ वगैरह मांगते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम पे जाती है। और बाकी सब ठीक है मेरे हिसाब से, सब बढ़िया जा रहा है। इसको हटाओ फोन को। पेन हमारा ये रहा। शुरू हो जाओ। हैं, ऊपर वाले का नाम लेके आज जरा स्टार्टिंग कर देते हैं। बीएनएस की बच्चे बड़े परेशान थे बीच में, कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, कहाँ से पढ़ा रहे हो। अब रोज तो क्लास लेते नहीं, कभी कभी आते हैं, बीच में से क्लास देखते हैं, फिर पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। क्या ही किया जाए बच्चों का। हाँ, बाकी कुछ बच्चे तो बहुत ही बढ़िया हैं, कह रहे सर वाह मजा आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं आप। हाँ जी, आवाज ठीक है। प्रॉब्लम है एप्लीकेशन पे, बीएनएस की क्लास रुक जाती है बीच में, वो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है उपदेश। वो हर बच्चे का जो नेटवर्क है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा स्पीड वाला नेटवर्क होना चाहिए। नए बैच में भी एक की क्लास दे दीजिए, जल्दी डलवा दूंगा। जो जो दो बैच हैं ये वाले, मैं आपको बता रहा हूं, जो ये दो बैच हैं, एक हमारा जो पॉलिटी स्पेशल है, पॉलिटी स्पेशल जो लाइव जा रहा है, और एक जो जीएस स्पेशल 1.0 है, इसमें भी ये वाला पॉलिटी लाइव जा रहा है। तो इन दोनों में मैं जल्दी ही एक्ट्स की क्लासें अपलोड करवा दूंगा। उससे ये बेनिफिट है कि जब मुझे टाइम मिलेगा पढ़ाने का बाद में, पॉलिटी पढ़ाने के बाद, तो मैं आपको इसमें लाइव भी पढ़ाऊंगा। एक्ट जो है वो हम दोबारा पढ़ेंगे अगेन। लेकिन जो बच्चे यूपी कांस्टेबल के कह रहे हैं कि हमें कांस्टेबल पे जाना है, हमारे पास टाइम नहीं है, उनके लिए मैं अपलोड करा दूंगा। तो जो मैंने एक्ट कराए हैं आप उनको बहुत बढ़िया से पढ़ना, मस्त होके, कोई दिक्कत नहीं है, इनको मैं अपलोड करा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एक जो कंपनी जो एपेक्स है, जो हम लोग का एप्लीकेशन चलाती है, उसको रिक्वेस्ट किया गया था कि भाई कुछ डिस्काउंट दिलवा दो, हमारी जेब से ना काटो, हम पे तो वैसे ही कम ले रहे हैं। तो जो बच्चे को बहुत सारे मैसेज है जी मेरे पे 100 रुपए भी नहीं है, 200 रुपए भी नहीं है, भैया हाथ जोड़ के उनसे 200 रुपए का ऑफ लिया है, बड़े हाथ पैर पकड़ पकड़ा के, और वो 200 रुपए का ऑफ 3 दिन के लिए है, 3 डेज। तो ये एप्लीकेशन पे लागू हो गया है। तो तुम में से कोई ऐसा बच्चा जो 100-200 रुपए की वजह से बैच ना ले पा रहा हो तो ले लेना जाके। कम से कम ये मत आरोप लगाओ कि हम कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, फ्री भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। चलिए शुरू हो जाइए। और ये हमारा एप्लीकेशन है इंडियन कोचिंग का, ये मैंने आपको सब बता दिया, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। बढ़िया है कि कुछ खाते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। आज पता नहीं क्या हुआ, रात ना मेरे गले में बहुत दर्द था, तो मैंने वो एजिथ्रोमाइसिन ले ली और एक उसके साथ कोई एंटीबायोटिक ले ली। इतनी बुरी दवाई, इतनी बुरी दवाई, सच बताऊं सुबह से जब से उठाऊं ऐसा हो रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं, जैसे सोने वाला हूं, गिरने वाला हूं। पता नहीं कैसी दवाई दे दी है, पूरा सर हैंग हुआ पड़ा है। आज मैं छुट्टी भी कर देता, लेकिन मुझे लगा कि बच्चे कहेंगे रेगुलर नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मुंह धो के कैसे ना कैसे करके नहा के 2-2 बार कि भैया ठंड में खूब नहा लो तब जाके पढ़ाओ, बट पढ़ाने आया हूं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना यार है। चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा देखो, ये जो मैंने कुछ परिभाषाएं लिख दी हैं, ये हम परिभाषाओं में जाएंगे तब पढ़ाऊंगा। फिलहाल शुरू करते हैं क्योंकि उसे लिखने में समय लगेगा, तो इसलिए मैंने कुछ चीजों को ध्यान पे मतलब पहले से ही डाल दिया है। शुरू करूं? तो आज हम बीएनएस को स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग से मैं क्या पढ़ा चुका हूं इससे पहले क्लासों में,
आपको अपराध, अपराध के तत्व वगैरह ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बीएनएस, बीएनएस बाद में होगी, बीएनएसएस बाद में होगी, पहले बीएनएस पे बात करो, जो कर रहे हैं वो देखो पहले। हाँ भाई सुनिए, तो बीएनएस चलो पहले समझते हैं, भारतीय न्याय संहिता। तो मैंने पहले भी ये बात आपको समझाई है जब मैंने पहली क्लास शुरू करी थी। भारतीय, इसका मतलब क्या है न्याय, और इसका मतलब क्या है संहिता। तो मैंने क्या कहा, संहिता क्या होती है? संहिता होती है एक कलेक्शन ऑफ एक्ट्स। तो कलेक्शन ऑफ एक्ट्स यानी बहुत सारे कानूनों का जो संग्रह होता है वो संहिता कहलाता है। हालांकि बीएनएस अपने आप में एक एक्ट है, अपने आप में एक ही एक्ट है ये, लेकिन फिर भी हम इसको संहिता कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एक्टों को माना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि संहिता में बहुत सारे कानूनों का संग्रह कर दिया गया, सिंपल इतनी सी बात है। अच्छा, न्याय क्या है? जो इसकी तुलना जब आप आईपीसी से करते हो तो वो पीनल था, पीनल मतलब दंड, पीनल मतलब दंड, आईपीसी में पीनल शब्द आता था, और यहां पे हमने शब्द लिया न्याय, क्योंकि इसका जो फोकस है या इसका जो उद्देश्य है वो रखा गया है न्याय। तो याद रखिएगा, जो भारतीय न्याय संहिता है इसका उद्देश्य न्याय है, जबकि आईपीसी में जो पी शब्द था इसका उद्देश्य पीनल था। तो पीनल का मतलब क्या होता था? दंड। तो दंड से हटा के हमने इसे न्याय पे फोकस कर दिया, क्योंकि हमें न्याय त्वरित रूप से देना है, न्याय जल्दी देना है, इसलिए हमने न्याय लिया है। अब भारतीय शब्द क्या बताता है? भारतीय शब्द यह बताता है कि भाई ये जो बीएनएस है ये भारत में कहां कहां लागू है या भारत में किस प्रकार लागू है। तो बीएनएस में इन शब्दों की डेफिनेशन ये हुई। थोड़ा सा दिमाग को खोल के चल रहे हैं, इसीलिए मैं इन चीजों को समझा रहा हूं। अब जो ये बीएनएस का एक्ट है ये मैं सारी चीज पढ़ा चुका हूं आपको, जो बच्चे नए हैं उनको बता रहा हूं, पहली क्लास से जाके लेना, मेरी ये पहली क्लास नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूं। बीच में मैंने वो एक्ट पढ़ा है जो बीएनएस में 20 एक्ट पहली बार जुड़े हैं, बाकी मैं अब शुरू से ले रहा हूं। तो बीएनएस का जो एक्ट नंबर है वो मैंने आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं? 2023 ऑफ नहीं 45 ऑफ 2023 एक्ट, ये इसका नाम है, यानी 45वां एक्ट है 2023 का। तो 2023 का 45वां एक्ट, तो ये बीएनएस का एक्ट नंबर है 2023 का 45वां। इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, 45वां 2023 का ये बीएनएस का नाम है। तो मैंने बीएनएसएस और आपका साक्ष्य एक्ट दोनों बताए थे, 46 और 47। तो बीएनएस 45 है, बीएनएसएस 46 है, और साक्ष्य एक्ट जो है वो 47 है। और 2023 में इनको मंजूरी मिली, 2023 में ये संसद में इनकी कार्रवाई हुई, तो 2023 इनका नाम है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताएं। पेज में हेडर को हटा दो प्लीज, ध्यान चला जाता है। क्यों ध्यान जा रहा है तुम्हारी? तो बैच का नाम है ना। जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि बैच कौन सा है जी, कौन सा बैच लूं, दिमाग खाते हैं, तो बैच का नाम है, ये बैच के लिए डाल रखा है। इसको हटाओ ना, तुम यहां पे ध्यान दो। अजीब बात कर रहा है यार, मतलब तेरा तू चोर के पीछे भाग रहा है और उसके साथ साथ कोई कौन जा रहा है। चल तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं, माना कोई एक सुंदर सा व्यक्ति जा रहा है, अब तू समझ जा कौन सुंदर है। अब तो तू ध्यान चोर पे लगाएगा कि कहेगा जी इसको हटाओ पहले, तब पकड़ूंगा चोर को। सुंदर सा व्यक्ति जा रहा है साथ में, अजीब बात है। क्यों भैया? इसे तू छोड़, तू इन पे ध्यान रख। क्लियर हुआ भी बच्चों? आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं है। आर्टिकल 124 नहीं है, 142 है वो, 142 है, गाल पे लगा दूंगा, 124 नहीं है, 142 है। मैंने पढ़ा भी दिया वो, मैंने बीएनएस की 6ठी या 7वीं क्लास में उसको समझाया भी था। आगे राज्यपाल पढ़ाऊंगा पॉलिटी में, तब समझा दूंगा। हाँ भाई ये बात क्लियर। आगे चलता हूं यहां से, जल्दी बताओ। तो हमने क्या समझा यहां तक कि जो बीएनएस है वो समझें, उसका एक्ट नंबर क्या है? 45 ऑफ 2023। बीएनएस में कुल भाग कितने हैं? आप कहेंगे 20। और कुल सेक्शन कितने हैं? तो ये हमने पढ़ा 358। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात है? कोई दिक्कत भी नहीं है। अब आइए आगे। अब दूसरी बात हम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्या कि आप जब इसमें पढ़ते हैं, इस संहिता में पढ़ते हैं, तो मुख्यतः क्या पढ़ते हैं? ऑफेंस पढ़ते हैं। ऑफेंस, अपराध। अब अपराध के
4 तत्व होते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका, और इसके 4 चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका। ये एलिमेंट है और इन सब पे हमारी पूरी क्लास हो चुकी है, ये मैं सब पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। जो सबसे पहली वीडियो है जो करीब 25-30 हजार पहुंच गई है, धीरे धीरे बच्चे उसे देखते जा रहे हैं, उसमें मैं ये सारी बातें आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन जो नहीं पढ़ाया वो पढ़ाना शुरू करते हैं। तो कुछ डेफिनेशन है अपराध की जो बाई चांस मुझे लगता है एग्जामिनर बाई चांस ना पूछ ले, तो कुछ अपराध की परिभाषाएं हैं। अपराध की परिभाषाएं, तो कुछ इन परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, जिसमें बेंथम है, ब्लैकस्टोन है ना। इन जैसे लोगों ने जो विश्व के कुछ प्रसिद्ध अपराध के वो रहे हैं, मतलब एक तरह से उसको व्याख्या करने वाले रहे हैं, उनके कुछ अपराध की परिभाषाएं हैं, 4-5 परिभाषाएं, बस उनको थोड़ा ध्यान रखो। तो मैं आपसे पूछूं अपराध की परिभाषा में बेंथम ने क्या कहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपराध की परिभाषा में बेंथम साहब क्या कहते हैं, तो क्या किसी को पता है? क्या किसी को पता है अपराध की परिभाषा में बेंथम साहब क्या कहते हैं? तो बस सिंपल एक शब्द दूंगा, उससे याद रखना है। मेरा पानी कहां गया? 1 सेकंड आ रहा हूं भाई। सिंपल एक शब्द दूंगा, उससे याद रखना है बेंथम साहब क्या कह रहे हैं। तो बेंथम को याद रखने के लिए आप एक शब्द याद रख लो, विधायिका। बेंथम को याद रखने के लिए आप एक शब्द याद रख लो, विधायिका या लेजिस्लेचर। तो बेंथम को लेजिस्लेचर से याद कर लो। अब आप कहेंगे जी कैसे याद हो? अरे ऐसे याद कर लो, बेंथम लेजिस्लेचर में बैठा है, बेंथम ने कानून बनाए, ये सारी चीजें मैं बताता हूं। लेजिस्लेटर क्या मतलब है, ये सब हम पढ़ते हैं अपनी क्लासों में, पॉलिटी में। तो बेंथम क्या कहता है? बेंथम कहता है अपराध वह है जो विधायिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। बस इतनी सी बात। तो बेंथम को लेजिस्लेचर से याद करना है। बेंथम कह रहा है कि जो कानून बनाने वाली संस्था है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, वो जिन कार्यों को बैन कर दे, वो जिन कार्यों पर रोक लगा दे, जिन कार्यों को प्रतिबंधित कर दे, वही अपराध है। तो बेंथम साहब कह रहे हैं अपराध वह है जो विधायिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि जिसके खिलाफ कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा कार्य जिसके खिलाफ लेजिस्लेचर रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, प्रतिबंध लगा रही है, वही अपराध है। बस बेंथम इतनी सी बात कह रहा है। बेंथम याद हुआ आपको? क्या कह रहा है बेंथम? अपराध वह है जो विधायिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया। बात खत्म हो गई है। बोलो जल्दी। अपराध वह है जो विधायिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। विधायिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अब विधायिका किसको प्रतिबंधित करेगी? सीधी बात है, बुरे कर्मों को। बुरे कर्मों को। तो वे बुरे कर्म जो प्रतिबंधित हैं वही अपराध है। सिंपल, याद हुआ। वे बुरे कर्म जो विधायिका ने प्रतिबंधित करे हैं वो अपराध है। चलो बेंथम याद हो गया। बोलो बताओ भाई, बेंथम याद हो गया? बेंथम साहब आपको याद हो गए? अरे बोल दो यार, क्या बेकार के ये डाउट है वो डाउट है। मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तो आप ध्यान दे नहीं रहे हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूं, बीएनएस को पूछ रहे हो मुझसे पॉलिटी का डाउट है तो पॉलिटी क्लास में पूछना ना, एप्लीकेशन पे। बोलो कोई दिक्कत? अब दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा, ये तो मैंने बेंथम बता दिया आपको। दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम है, ये भी बेंथम है, वो भी बी से है। तो दूसरा है ब्लैकस्टोन, काला पत्थर। ब्लैकस्टोन साहब हैं। ब्लैकस्टोन साहब को कैसे याद रखना है? इसको लोक विधि से याद कर लो। लोक विधि। लोक विधि मतलब जो आम हमारे जीवन में चल रही है, पब्लिक के जीवन में जो भी विधि चल रही है उसको लोक विधि बोला। तो ब्लैकस्टोन क्या कह रहा है? वह कार्य या लोप। भाई कार्य मतलब जो भी आप कर रहे हो, लोप मतलब जो ड्यूटी नहीं निभा रहे हो। वह कार्य या लोप जो, वो लोक विधि की बात कर रहा है। जो लोक विधि के खिलाफ है, अपराध है। सिंपल। बेंथम ने, इसने, ब्लैकस्टोन ने इतनी सी बात कही है कि जो लोक विधि के खिलाफ है,
जो लोक विधि के विरुद्ध है वह अपराध है। तो बेंथम को याद करो विधायिका से, विधायिका प्रतिबंधित करेगी। ब्लैकस्टोन को याद कर लो लोक विधि से, लोक विधि के खिलाफ है, अपराध है। हो गया याद। क्या ही है जीएस, कुछ भी तो नहीं है। आपको शब्दों को तोड़ना आना चाहिए, शब्दों को समझ में आना चाहिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। हां भाई, तो लोक विधि के खिलाफ है, यानी मैं एक दूसरी परिभाषा लिख सकता हूं, लोक विधि के उल्लंघन, लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य या लोप, बस खत्म। लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य या लोप अपराध है। सब कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी है, शॉर्ट में लिखना है। लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य या लोप जो है वो अपराध है। हो गया अपराध। ब्लैकस्टोन किसको कह रहा है? लोक विधि को याद करना। बेंथम किसको कह रहा है? विधायिका को याद करना। विधायिका है, बेंथम आंसर है, लोक विधि ही दे दे। ये डेफिनेशन देके लोक विधि मिल जाए तुम्हें, बस लोक विधि दिमाग में डाल लो, लोक विधि ब्लैकस्टोन। विधायिका दे दे, विधायिका प्रतिबंधित कर रही है, बेंथम। दो याद हो गए। हुए याद? बोल दो, बोलो। अरे लोक विधि मतलब कोई भी ऐसी विधि जो पब्लिक अपने लिए बना देती है, पब्लिक की सहायता के लिए बनती हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैरिज विधि है मुस्लिमों की, वो उनकी एक पब्लिक लोक विधि है। जैसे हिंदुओं में खाप पंचायत होती है, उनका अपना एक कानून चलता है ना, खाप पंचायत आपने हरियाणा में सुनी होगी, वो लोक विधि हो गई। अगले आते हैं स्टीफन साहब, अगले आते हैं स्टीफन साहब। स्टीफन को याद करो अधिकारों से, अधिकार। स्टीफन राइट्स की बात करता है। स्टीफन क्या कहता है? जो कार्य अधिकारों का उल्लंघन करते हैं अपराध है। अरे वाह, कितना आसान। जो कार्य किसका? अधिकारों का उल्लंघन करें, अधिकारों का उल्लंघन करें, बोलो, वे क्या है? अपराध है। खत्म। जो कार्य उल्लंघन करें किसका? बोलिए किसका? अधिकारों का। स्टीफन कह रहा है अधिकार गया तो अपराध गया। अगर किसी ने मेरा अधिकार छीना, मेरे अधिकार को छीनने का प्रयास किया और मेरा अधिकार छिन जाता है तो वो अपराध करता है मेरे खिलाफ। स्टीफन सीधी बात कह रहा, भैया मेरा अधिकार सबसे पहले, मेरा अधिकार किसी ने छीना तो अपराध हो गया। ओहो राम जी, आज तो पता नहीं क्या ही हो गया है। विनफील्ड, हां बोलें। 2 बजे के बाद कॉल करिए, जो भी करना है, या शाम को कॉल करिए। हाँ जी बोलें। अरे आ रहा है समझ में। विनफील्ड साहब, विनफील्ड, विनफील्ड साहब है, एचएन विनफील्ड है पूरा नाम, तो विनफील्ड से याद कर लो तुम। विनफील्ड साहब कह रहे हैं दंड, बस विनफील्ड को दंड से याद कर लो, विनफील्ड को दंड से याद कर लो। विनफील्ड कह रहा है वह कार्य, वह अपकार्य या वह लोप जिसके लिए दंड का प्रावधान है अपराध है। सीधी बात भाई, जिसके लिए तुम दंड दे रहे हो, दंड तुम किसके लिए दोगे? दंड तुम अपराध के लिए तो दोगे, बिना दंड के तो तुम अपराध दे नहीं सकते। तो विनफील्ड कह रहा है वह अपकार्य, वह बुरा कार्य या वह लोप जिसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया वह अपराध है। बढ़िया। विनफील्ड क्या कह रहा है? विनफील्ड कह रहा है वह अपकार्य या लोप, लोप जिसके लिए दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, अपराध है, ऑफेंस है। हां जी, तो ये 4 परिभाषाएं क्या आपको समझ आती हैं? नंबर 3 पे स्टीफन साहब क्या कह रहे हैं? बोलो, नंबर 3 पे स्टीफन साहब क्या कह रहे हैं?
स्टीफन साहब अधिकारों की बात कर रहे हैं और नंबर 4 पे विनफील्ड साहब क्या कह रहे हैं, दंड की बात कर रहे हैं। उंगलियों पे याद होना चाहिए। बैंथम विधायिका, ब्लैकस्टोन लोक विधि, स्टीफन अधिकार, विनफील्ड दंड। खत्म। 4 विधियां पढ़ाई थी सर ने, पॉजिटिव, नेचुरल, पब्लिक लॉ, उनमें से एक लोक विधि। सचिन शाबाश, ये वही है वो सोनू, ये वही है। ये तब जब मैं पढ़ाऊंगा तब तो ध्यान से पढ़ेगा नहीं, ये बाद में आएगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आपसे, स्टार्ट कर दिए। इससे पहले क्लास हो चुकी है भाई, ये तो मैं आज से मैंने बीएनएस स्टार्टिंग से शुरू करी है बिल्कुल। अदरवाइज तो इससे पहले मैं वो सारे सेक्शन पढ़ा चुका हूं जो बीएनएस में पहली बार जुड़े, 20 सेक्शन, यानी कि लगभग 8-9वीं क्लास है आज हमारी। अरे कौन सी क्लास है आज? नोट्स पे तो डाला ही नहीं हेडिंग। अरे बताना जरा जल्दी बताओ, जल्दी बता दो रे बालको, ओ बालको, ओ बालको। इस वाली क्लास पे डाल देता हूं। नहीं, इस पे नहीं डालता, जहां से शुरू करा वहीं से डालता हूं। इसको पेज नंबर 1 पे बाद में ले आऊंगा मैं। कौन सी क्लास है? बीएनएस क्लास नंबर कौन सी आज जरा बताओ। बीएनएस क्लास नंबर 9 है ना? ओके, तो बीएनएस क्लास 09 लाइव, ये है जी। क्लास नंबर 9 के नोट्स में बना दूंगा और इनको मैं पहले पेज पे ले जाऊंगा। इस वाले पेज को पहले पेज पे ले जाऊंगा, ठीक है। 9 है, जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता है। चलो ये मुझे बताओ, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? जरा जल्दी बताओ, नोट हो गया आपका? जल्दी बताएं। क्लियर। एक केस लिखिए, एक केस लिखिएगा। टी के गोपालन वर्सेस कर्नाटक राज्य, वर्सेस कर्नाटक राज्य। इसमें भी अपराध की परिभाषा दी गई है। तो इसमें कहा गया है अपराध वह है, ये अपराध की परिभाषा पर एक केस है, तो इसलिए मैंने यहां पे इसको जोड़ दिया है ताकि आप याद रखें। अपराध वह है जो इसके कर्ता को, जो इसके कर्ता को विधिक दंड दिलवाता है, विधिक दंड दिलवाता है। इसने भी अपराध की परिभाषा कोर्ट ने इसमें कही है, और अपराध की जहां जहां परिभाषाओं की बात आ रही है उनको हम नोट कर रहे हैं। तो ये एक केस याद रखिएगा, ये अपराध की परिभाषा की बात कर रहा है, अपराध की परिभाषा पर एक ये केस है, ध्यान रखिएगा। तो विधिक दंड का मतलब क्या है? दंड 2 है। अब ये दंड एक तो वो है जो विधिक नहीं है, यानी जो विधि सम्मत नहीं है, यानी वैसे ही दे दिया। जैसे किसी व्यक्ति पर आपके पैसे हैं, आप थोड़े से गांव के बाहुबली इंसान है, वो आपके पैसे नहीं दे रहा, आप लाए उसको उठा के 4 लोगों के साथ पकड़ के बांधा, ये डंडा, ये डंडा, ये डंडा। क्या ये विधिक सम्मत है? क्या आप दंड देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत अधिकारी हैं? विधिक सम्मत का मतलब है जो दंड देगी वो विधि देगी, विधि के अनुसार दिया जाएगा। विधि के सम्मत, विधि के अनुसार दंड, यानी जिसको विधि प्राकृत करती है, जिसको विधि प्राधिकृत करती है, ऑथोराइज करती है कि तुम दंड दे सकते हो, वही दंड देगा। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति उठा के डंडा पीटना शुरू कर देगा, कोई भी उठा के गोली मार देगा, कोई भी उठा के फांसी पे लटका देगा, ऐसे नहीं। विधिक दंड, अपराध वह है जो उसके कर्ता को विधिक दंड दिलवाता है, विधि के अनुसार दंड दिलवाता है। याद हुआ टी के गोपालन? टी के गोपालन, उम्मीद है याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताएं। बोले। अब मैं अगर और कहता हूं कि अपराध की परिभाषा और कहां कहां दी गई है, कहां कहां है, तो पहला याद रखना, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 3
2 का 24, सेक्शन 2 का 24। तो 2 में जब परिभाषाएं पढ़ते हो तो 24 में अपराध को बताया गया। इसी तरीके से बीएनएसएस में सेक्शन 2(1) की सब क्लोज क्यू। अब क्यू को जरा देख लेना, या तो थे है वहां पे, शायद जो मुझे याद आ रहा है हिंदी में थे है, थे थमला है, वो है। और एक और जगह अपराध की परिभाषा दी गई है, यह है 1870 का पशु अतिचार अधिनियम। पशु अतिचार अधिनियम 1870 का है, ध्यान रखना, अंग्रेजों का बनाया हुआ था। बाद में 1960 में इसका नाम पशु क्रूरता अधिनियम हो गया, पशु क्रूरता एक्ट हो गया। और फिर बाद में हमने इसमें 2018 और 2022 में भी इसमें क्या करे, संशोधन। तो मेनली आजादी के बाद जो हमने बदल दिया अंग्रेजों का बनाया कानून, उसको 1960 का पशु क्रूरता अधिनियम कहते हैं। तो इसकी सेक्शन नंबर 20 में अपराध की परिभाषा है। पशु क्रूरता अधिनियम 1870 के सेक्शन नंबर 20 में भी अपराध की परिभाषा। अपराध की क्या परिभाषा वो तो मैं बता चुका, उसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना, बस कहां कहां दी गई है। बाई चांस सीधा पूछ ले निम्न में से कहां पे हम आगे पढ़ेंगे। बीएनएसएस का सेक्शन 2(1) का क्यों, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। पशु अत्याचार हमारा टॉपिक है नहीं, तो हमें उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने बस इतना बता दिया, 1870 में अंग्रेजों ने बनाया था, इसके सेक्शन 20 में भी एक अपराध की परिभाषा दी गई है। उम्मीद है ये बात यहां तक समझ में आई होगी। मुझे बताओ, क्या मेरा नेट भाग गया? क्या मेरा नेट चला जा रहा है? क्या मेरा नेट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या नेट ठीक चल रहा है? क्लास रुक रही है? मुझे बताओ, क्लास रुक रही है क्या? ये क्या ड्रामा हो रहा है यार मेरी क्लास में, मुझे नेट की समझ नहीं आ रही है। क्लास ठीक चल रही है? क्लास ठीक चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं क्लास में? कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास में? कोई समस्या है क्लास में? रुक गई थी क्लास, अभी ठीक है? अभी ठीक है? ग्लिच कर रही है, अभी ठीक चल रही है? चलो ग्लिच करेगी तो चेंज करेंगे, नेटवर्क चेंज कर देंगे। ओके चलो अगले पेज पे चलते हैं। ये हो गया, अगले पेज पे चलें। अगले पेज पे चल दूं, यहां से बताओ, जल्दी से बता दो। क्लियर? तो इनमें जो सबसे अच्छी परिभाषा दी गई है अपराध की, देखो इसमें जब हम इसमें जाएंगे ना, तो इसमें तो अपराध में केवल सेक्शंस हैं, इसमें तो केवल सेक्शंस हैं। जब आप आगे जाएंगे तो इसमें केवल सेक्शन दिए होंगे, बीएनएसएस में कौन कौन से सेक्शन में अपराध है। इसको हमें पढ़ना नहीं है, सेक्शन 20 में क्या लिखा हुआ है इसको हमें पढ़ना नहीं। तो जो बेस्ट परिभाषा है वो यहां पे है। तो बीएनएसएस सेक्शन 2 का 1 का जो क्यू है, ये इसकी एक हम कहें डेफिनेशन है, परिभाषा है, जो मैं आपको बता रहा हूं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? इसमें सारे सेक्शंस आएंगे, तो इसमें सेक्शन बताए गए ये इनमें अपराध घटित हो रहा है। तो बीएनएसएस सेक्शन 2 के क्यू में जो है वो अपराध है। तो कह रहे अपराध कोई ऐसा कार्य या लोप है, अपराध, नोट कर लो मेरे साथ, कोई ऐसा कार्य या लोप है ना? नोट करिएगा मेरे साथ साथ, नोट करिएगा जल्दी से। अपराध कोई ऐसा कार्य या लोप है जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया है। जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि के द्वारा, जो तत्समय, बता दूंगा, समझा दूंगा अभी, प्रवर्त किसी
विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया है। बस इतनी बात है जो बीएनएसएस कह रही है। तो ये जो परिभाषा है वो किसके अनुसार है? वो बीएनएसएस के अनुसार है और सिंपल सी बात कह रही है कि जो तत्समय प्रवर्त का मतलब जो उस समय पर कोई विधि चल रही है, जो विधि किसी कार्य को दंडनीय बनाती है, उस समय कोई भी विधि है, कभी आईपीसी है, कभी बीएनएस है, कभी कोई लोकल एक्ट है, कभी आर्मी का अपना एक्ट है, कभी जो अपने जो बाकी कभी वुमेन वाला एक्ट है, कोई भी एक्ट है, उसमें तत्समय कोई परिवर्तन में कोई विधि है, जो ऐसा कोई कार्य है जो तत्समय परिवर्तन में है, या ऐसा कोई लोप है, अपनी ड्यूटी नहीं निभाना जो तत्समय परिवर्तन में है और वो दंडनीय है, तो वही अपराध है। सिंपल। तो विधि द्वारा दंडनीय कार्य अपराध है। सिंपल सी बात है। मैं कभी लाइक शेयर कहता ही नहीं बच्चों से। आपने सुना है कभी मेरे मुंह से? कभी सुना है कि मैं कहूं शेयर करो, मैं कहूं लाइक करो? कभी नहीं कहता। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता नहीं है कहने की। जो मेरा काम है मैं वो कर रहा हूं, जो आपका काम है आप वो करो, उसमें कहना क्या है? लगता है लाइक करनी चाहिए करो, नहीं करनी चाहिए मत करो, अच्छी है तो ठीक, नहीं है तो बेकार। चले आगे। क्या हो गया है आज? पता नहीं क्या मैंने दवाई ले ली है। एक तो हाथ मेरा उसने बिल्कुल बंद कर दिया है और एक मुझे ऐसा कर दिया है, सर बिल्कुल बिठा दिया है मेरा, बार बार आंख बंद हो रही है। बोलो, हो गया बच्चों? चलें आगे। ये नोट हो गया? मुझे बताएं। हो गया नोट? चलूं आगे? जल्दी बताओ, चल दूं? बोलो भाई। एक फ्रेज सुनो, एक फ्रेज है, एक्टस नॉन फेसिट REUM। मैं जरा एक बार इसको करेक्ट डाउन कर लूं। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। निसी मेंस सिट रिया। ये एक फ्रेज है जो अपराध को परिभाषित करती है। हालांकि पेपर में आने की उम्मीद नहीं लग रही मुझे, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हाल ही में PCSJ में पूछे गए हैं इस फ्रेज पे। ये फ्रेज अपराध को परिभाषित कर रही है, दुराशय को परिभाषित कर रही है। सिंपल आएगी, रटने वाली चीज है। एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिट्रिया। अब देखो आपने एक शब्द पढ़ा है मेंसरिया, पढ़ा है मैंने, दुराशय। अपराध के तत्व में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व यही है कि जब आप किसी की इंटेंशन देखते हैं, मैंने बताया था कि आशय अपराध का तत्व नहीं है। जब हम पढ़ते हैं आशय अपराध का तत्व है तो हम कहते हैं गलत पढ़ते हैं, क्योंकि आशय तो दो प्रकार का हो सकता है, एक गुड हो सकता है, एक बैड हो सकता है। तो अगर केवल आशय कह के मैं छोड़ दूंगा, इंटेंशन कह के मैं छोड़ दूंगा तो गलत हो जाएगा ना। आशय कैसा होना चाहिए? आशय बुरा होना चाहिए। और जब आशय बुरा होना चाहिए यानी दुराशय, बुरा आशय, बुरा आशय, तो इसी को हम मेंसरिया कहते हैं। यही हमने पढ़ा, उसी की बात ये कर रहा है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? तो ये क्या कह रहा है? केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका आशय बुरा ना हो। लैटिन है ये। हाँ जी, केवल लैटिन है, लैटिन। केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका आशय
बुरा ना हो, बुरा ना हो। और बुरा आशय मतलब मैंसरिया, दुराशय, मैंसरिया। तो अपराध के लिए एक आवश्यक तत्व जो होना बहुत जरूरी है वो है मैंसरिया, दुराशय। तो ये जो लाइन है, जो लैटिन ये कह रही है, लैटिन बोल तो रहा हूं लैटिन, तो ये क्या कह रही है, इसको डिफाइन कर रही है। केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका आशय बुरा ना हो। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, ये फारसी है, ये उर्दू है, ये संस्कृत है, तुम्हें क्या ही करना है। तुम्हें सीधा सीधा बाई चांस, क्योंकि पीसीएसजे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, चलो एक पूछ ही लेता हूं सेंटेंस। ये जो लाइन है ना, ये पूरे अपराध को डिफाइन करती है। मैं यहां क्या पढ़ा रहा हूं, मैं अपराध की परिभाषाएं पढ़ा रहा हूं। तो किस केस में क्या कहा गया, किस व्यक्ति ने क्या कहा, बीएनएस क्या कह रही है, बीएनएसएस क्या कह रही है, वही तो अपराध है। तो ये भी अपराध को कह रही है। ये कह रही है कोई कार्य बुरा नहीं है। कोई कार्य बुरा हो जाएगा क्या, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं क्या ये बुरा कार्य है, नहीं। तुम कुछ कर रहे हो ये बुरा कार्य है, नहीं। लेकिन जब हमारे मन में कोई दुराशय आ जाए, बुरा करने की भावना आ जाए, किसी का अहित करने की भावना आ जाए, किसी को गलत करने की भावना आ जाए, तब वो कार्य बुरा हो जाएगा। तो वही कह रहा है किसी कार्य को अपराधी नहीं बनाता, कोई कार्य अपराधी नहीं है, मतलब कोई कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका आशय बुरा ना हो। तो ये मैंसरिया के लिए बोला गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, मैंसरिया पढ़ाया था, क्लियर है। बस अब आइए दुराशय पर, मैंसरिया पर, मैंसरिया पर जो प्रमुख वाद हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंसरिया पर, दुराशय पर प्रमुख वाद कौन कौन से हैं और उन वादों में क्या क्या कहा गया, वो वाद मैं आपको समझा रहा हूं। प्रमुख वाद कौन कौन से हैं, बोलें आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें, तो पहला है आर रेग वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस पहला वाद है, बहुत फेमस वाद है, आप सबने सुन रखा है, ये सबको पता है इसके बारे में। तो पहला वाद है आर वर्सेस प्रिंस। बोलो, कोई दिक्कत? यहां आर का मीनिंग क्या है, यहां आर मीन्स है रेगिना, और रेगिना का मतलब है क्राउन, इसका मतलब है ताज। अब बात को समझिए जरा, मैंने आपको यह समझा रखा है, जो कोई भी केस होता है, जो कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई होती है, जरा एग्जांपल यहां समझ लो, जो कोई भी क्रिमिनल केस होता है, क्रिमिनल जो कोई भी केस होता है, वो हमेशा याद रखिएगा वो क्या होता है, वो होता है स्टेट यानी राज्य वर्सेस एबीसी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीसी? एबीसी मतलब कोई भी, एबीसी मतलब कोई भी। तो जब कोई अपराध करता है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के कौन आके खड़ा हो जाता है? स्टेट, राजा। वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ बुरा हुआ है, मैं तेरे साथ हूं। तो एबीसी कौन है? एबीसी वो है जिस पर अपराध का आरोप है। और स्टेट कौन है? स्टेट वो है जो जिसके साथ अपराध हुआ, जिसके साथ अपराध हुआ यानी जिसके अधिकार छीने गए उसके साथ खड़ा हुआ है। ठीक, तो पहला पक्ष होता है स्टेट, जो किसके साथ खड़ा होता है? जिस पर अत्याचार हुआ, ऐसे आप ज्यादा याद रख पाओगे। जिस पर अत्याचार हुआ उसके साथ स्टेट कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया, यह पहली पार्टी होती है। सेकंड पार्टी होती है जो एक्यूज्ड है, यानी जिस पर आरोप लगा, आरोप लगा, यह सेकंड पार्टी होती है और यह फर्स्ट पार्टी होती है। यह मैंने आपको बता रखा है, क्लास के अंदर भी मैंने आपको बता रखा है। बोलो, सन की आवश्यकता नहीं है, सन नहीं पूछा जाएगा सुखवीर।
मैं बार बार बोल रहा हूं, उन चीजों को मत याद करो जो पेपर में नहीं आनी है। सन की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं पूछेगा कौन से सन का केस है, क्योंकि सन से एग्जामिनर को मतलब ही नहीं है। एग्जामिनर को मतलब इस बात से है कि क्या इस केस की जो मुख्य बात है वो पता है बच्चे को, क्या वो बात जानता है, बस यहां पे है। तो अब देखो, अब क्योंकि अंग्रेजों के समय का 1875 का केस है, लिखना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं लिखना नहीं है, क्योंकि 1875 का केस है, तो उस समय पर जो स्टेट होता था, स्टेट, उसको क्या बोलते थे? ताज। भाई आज भी ब्रिटेन में ताज बोलते हैं, तो इसीलिए रैग वर्सेस रेगिना, यानी क्राउन यानी ताज यानी स्टेट हो गया ये। तो ये राज्य है, राज्य उस लड़की के साथ खड़ा है जिस लड़की की बात हो रही है, और ये प्रिंस है, प्रिंस हेनरी प्रिंस शायद इसका नाम था, हेनरी प्रिंस इसका नाम था। तो अब होता क्या है, सिंपल भाषा में समझ लो, कोई आवश्यकता है नहीं इसकी। जो हेनरी प्रिंस है वो एक लड़की से प्यार मोहब्बत करता है, दोनों का अट्रैक्शन हो जाता है, और वो उस लड़की को लेके चला जाता है ये मान के कि भाई वो 18 साल की हो गई, लेकिन वास्तविक उम्र में लड़की की, कोई कहता है 14 साल थी, कोई कहता है 16 साल थी, जितना पढ़ोगे वो थी, कहने का मतलब 18 साल से कम थी। अब जब वो कम थी तो अब ये मामला जाता है इस बात पे, भाई ये जो है किडनैपिंग है, किडनैपिंग, व्यपहरण, दो शब्द आएंगे, अपहरण, अबडक्शन और किडनैपिंग, नाम में ही आंसर छिपा है। किड को नैप करके ले गया, किड को नैप कर लिया, बांध लिया। व्यपहरण का मामला आ गया, यानी किडनैपिंग वो है जब आप किसी व्यक्ति को किसी ऑथराइज पर्सन से दूर ले जाते हो, यानी कि उस 18 साल से छोटे जो लड़की है उसकी जो देखरेख है, उसकी जो जिम्मेदारी है, वो जिसके पास है, माता पिता के, दादाजी के, ऑथराइज पर्सन के, उनको बिना बताए जब आप ले जा रहे हो तो किडनैपिंग हो गई। तो अब इस पे प्रिंस हैरी पे केस डल गया, भाई किडनैपिंग हो गई। इसने कहा साहब मुझे पता ही नहीं था। इसने क्या बोला? साहब मुझे पता नहीं था कि 18 साल की नहीं हुई है, मैं तो सोचता था 18 साल की है। तो यहां इसने कहा ये मेरा दुराशय नहीं है, मेरा कोई दुराशय थोड़ी है कि मैं जानबूझ के इसको भगा के ले गया हूं। लड़की की कंसेंट थी, उसने कहा लड़की भी तैयार थी, लड़की की कंसेंट थी, और मेरा दुराशय नहीं था। ये केवल ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट की भूल है। न्यायालय कहता है नहीं, न्यायालय कहता है नहीं, लड़की 16 साल की है, लड़की 14 साल की है, यानी 18 से कम है, तो वो बेशक फैक्ट की भूल है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बट हम आपको इसका फायदा नहीं दे सकते। और हम ये भी मानते हैं कि आपका दुराशय नहीं है, आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी इस लड़की को ले जाने की, आप शादी करना चाहते थे दोनों, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप इसको पहले से जानते, पहले से पता करते कि लड़की की उम्र क्या है। इसीलिए दुराशय ना होते हुए भी प्रिंस को यहां पर दोषी ठहराया गया। सिंपल सी बात है। इसका जो मुख्य एक कहानी निकल के आ रही है वो ये है कि दुराशय ना होते हुए भी प्रिंस दोषी पाए गए। तो मैंने क्या कहा कि अब यहां पर हमें एक बात निकल के आती है कि क्या दुराशय नहीं है तब भी किसी को सजा हो जाएगी? तो एक रूजवेल्ट का केस बताऊंगा जिसमें दुराशय के एक्सेप्शन दिए गए कि अगर दुराशय नहीं भी है तब भी क्या हो जाएगी? सजा हो जाएगी। तो दुराशय ना होते हुए भी प्रिंस दोषी पाए गए थे, क्योंकि यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल प्लस कंसेंट यानी लड़की की अनुमति को आधार नहीं माना गया। कोर्ट ने नहीं माना, ऐसे लिखो, कोर्ट ने नहीं माना। तो बेशक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, किसी व्यक्ति ने, देखो जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, इसका एक एग्जांपल दो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप दरोगा जी बन गए, दरोगा जी बन के खूब पैसे वैसे कमा लिया आपने। अब आपने कहा भाई चलो विदेश घूमने चलते हैं कहीं, समझना बात को, या इंडिया की बात कर लो, आप 18 साल से ऊपर के हो गए,
आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, आपने मोटरसाइकिल पे दौड़ाना शुरू कर दिया, मोटरसाइकिल आपने दौड़ा दी। अब आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, पुलिस वालों ने या आप ही ने किसी बच्चे को पकड़ लिया और आपने उस बच्चे से कहा भाई उम्र दिखा, उसने दिखाई जी 19 साल है मेरी और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, सब कुछ ठीक है। आपने कहा तूने हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा? वो बच्चा आपसे कहता है सर मुझे जानकारी नहीं थी कि सड़क पे, अंदर वाली सड़क पे, गली की सड़क पे या गांव की सड़क पे भी हेलमेट लगाना है। मैं तो यह मानता था कि हेलमेट जो है केवल हाईवे पे लगाना है। समझो बात। तो आप क्या कहेंगे उसको? आप कहेंगे ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रूल्स को सही से समझो, और अगर आपको कोई रूल नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका चालान नहीं होगा, चालान होगा पक्का। यानी आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट को नहीं माना। आप विदेश में गए, विदेश में जाके थूकना अलाउड नहीं है, आपने थूक दिया, आपको तुरंत पकड़ के जुर्माना हो गया। आपने कहा साहब मैं जानता नहीं था, थूकना अलाउड नहीं है आपके देश में, मेरे देश में तो कहीं भी थूक देते हैं। तो वो कहेंगे भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, हम नहीं मानते, तुमको पता होना चाहिए, तुम दूसरे देश में आ रहे हो। क्या ये बात आपको समझ आई? मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से भी सजा हो जाएगी, बेशक दुराशय ना हो, जबकि हमने अपराध का मुख्य तत्व पढ़ा दुराशय। यानी दुराशय ना होने के बावजूद भी क्या दंड हो सकता है? दुराशय ना होने के बावजूद भी क्या अपराध हो सकता है? हो सकता है, एक्सेप्शन में आ जाएगा वो। लड़की ने कंसेंट दी है, लड़की कह रही है मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं, शादी करेंगे दोनों, लेकिन क्या लड़की 18 साल की है? नहीं। जब तक लड़की 18 साल की नहीं है तो उसकी कंसेंट नहीं है। उसकी कंसेंट को उसके मां बाप की, उसके गार्जियन की, उसके प्राधिकृत व्यक्ति से कंसेंट लेनी पड़ेगी, तब वो कंसेंट मान्य होगी। समझ में आ रहा है कुछ? अरे कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है कि मैं वैसे वैसे बोले जा रहा हूं? गौरव तू ध्यान से नहीं सुन रहा है, तेरे गाल पे 2 लगा दूंगा। मैंने कहा जब लड़की 18 साल से कम की है तो उसकी कंसेंट उसकी खुद की है ही नहीं। 18 साल से कम की लड़की की अपनी कंसेंट नहीं है, कानून यह मान के चलता है उसको समझ नहीं है, उसको अकल नहीं है, इसीलिए वो कंसेंट आपको उसके मां बाप से, उसके गार्जियन से लेनी पड़ेगी, इसीलिए वो कंसेंट मान्य नहीं हुई। इससे बढ़िया क्या समझाऊं? इससे बढ़िया क्या समझाऊं मुझे बताओ? क्या इससे बढ़िया भी कुछ समझा सकते हैं? अगर मैं तुम्हारा मतलब मैं स्टूडेंट होता ना और मुझे मेरे जैसे कोई पढ़ा रहा होता, तुम्हारी कसम पूरे दिन बैठ के पढ़ लेता। इतना ही मजा आता। जब मुझे पढ़ाने में इतना मजा आता है जिसे मैं एंजॉय करता हूं, तो तुम्हें तो पढ़ने में और ज्यादा मजा आना चाहिए। तुमने देखा होगा कि मैं कभी टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाता, मैं कभी वैसे नहीं पढ़ाता। मेरी बेशक तबीयत खराब है, बट मैं एफर्ट पूरे डाल रहा हूं अपने। ऐसा नहीं कि मैं सो के पढ़ा रहा हूं, तबीयत खराब है छोड़ो यार ऐसे कर, ऐसा नहीं। अंडरस्टैंड हुआ? पहला केस क्लियर है, रैग वर्सेस प्रिंस। रैग वर्सेस प्रिंस दुराशय के ऊपर एक केस है, याद रखिएगा। दुराशय के ऊपर प्रमुख वाद मैं आपको लिखवा रहा हूं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, दुराशय के ऊपर प्रमुख वाद। बोलो। तो रैग वर्सेस प्रिंस में क्या है? क्या है? मेंसरिया नहीं है फिर भी वो दोषी पाए गए। रैग वर्सेस प्रिंस में दुराशय नहीं था, फिर भी प्रिंस को दोषी पाया गया। केवल पॉलिटी के लिए लेना है तो जीएस 1.0 ले लो, पॉलिटी लाइव जा रही है और बाकी चीजें उसमें रिकॉर्ड हैं, जो यहां पे नाम लिख रहा है ये बेस्ट है। और मैंने कंपनी को बोल के 200 रुपए का ऑफर भी लगवा दिया है, तो फिलहाल 2-3 दिन 200 रुपए का ऑफर रहेगा। ऑलरेडी 200 रुपए प्राइस कम हो गया है हर बैच का, 2-3 दिन के लिए है बस, ज्यादा नहीं है। हाँ जी बताएं, आगे चलो। चलिए अब दूसरा जो हम केस समझते हैं इसमें, वो समझते हैं क्वीन वर्सेस टॉल्सन। क्वीन वर्सेस टॉल्सन। अब यहां आप समझे, क्वीन, क्वीन कौन है? फर्स्ट पार्टी है। टॉल्सन कौन है? सेकंड पार्टी है। यानी कि जो क्वीन या ताज है वो उसके साथ खड़ा है। किसके साथ खड़ा है? गला बिल्कुल पैक हो गया है मेरा पढ़ा के, दर्द है अंदर ज्यादा। सिट्राजिन ले ली और कल सिट्राजिन ने बिल्कुल तोड़ के रख दिया। हाँ हाँ जी क्लियर है।
कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वीन वर्सेस टॉल्सन क्या कहता है? क्वीन वर्सेस टॉल्सन, अब कहानी क्या है क्या नहीं उस बात को छोड़ दो, क्योंकि हर चीज की कहानी चलेंगे तो फिर तो मैं बहुत सारे केस पढ़ाऊंगा, बहुत लंबी जाएगी। क्वीन वर्सेस टॉल्सन का एक सिंपल वो समझ लो फंडा। क्वीन वर्सेस टॉल्सन पे भी वही बात है। इस वाले केस में भी दुराशय नहीं था, इसमें भी दुराशय नहीं पाया गया। पहली बात तो यह हुई, क्वीन वर्सेस टॉल्सन में भी दुराशय नहीं पाया गया, यानी टॉल्सन ने जो कार्य किया उसमें उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, दुराशय नहीं था, लेकिन फिर भी टॉल्सन को सजा हुई। अब क्यों हुई? तो इस वाले केस में न्यायालय साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि जी यह जरूरी नहीं है कि दुराशय नहीं है तो सजा नहीं होगी। वो कहते हैं कि अगर विधि के विरुद्ध कोई कार्य किया गया, जैसे मैंने अभी बताया विधि विरुद्ध कोई कार्य है, बेशक उसमें दुराशय नहीं है, फिर भी वो अपराध बन जाएगा। तो यहां कहते हैं साविधि, विधि के अनुसार अगर कोई कार्य गलत पाया जा रहा है तो वो बेशक उसमें इंटेंशन नहीं है, पर वो अपराध के दायरे में आएगा ही आएगा। तो टॉल्सन वाले केस में भी दुराशय नहीं पाया गया, याद रखिए, लेकिन इसमें भी कहा गया कि किसी कार्य का विधि विरुद्ध होना, विधि विरुद्ध होना, किसी कार्य का विधि विरुद्ध होना मतलब विधि का भंग किया जाना, विधि का भंग किया जाना ही अपराध है। तो यह बड़ी बेहतरीन लड़ाई है अगर कभी कोर्ट में इस बात को बहुत गहराई से देखा जाए कि भाई दुराशय अपराध बनाएगा या विधि के विरुद्ध होना अपराध बनाएगा। बहुत सारी ऐसे मामले फंसते हैं जिनमें दुराशय और विधि विरुद्ध दोनों होते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले फंसते हैं जिनमें केवल दुराशय होता है, विधि विरुद्ध नहीं भी होता, मतलब दुराशय होगा तो विधि विरुद्ध तो अपना आप हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले फंसते हैं जिनमें विधि विरुद्ध होता है, दुराशय नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको हेलमेट वाला केस बताया, भाई कोई बच्चा जा रहा है, कोई 20 साल का है, आप ही जा रहे हो, आप दरोगा हो। आजकल बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है, दरोगा जी दूसरों को हेलमेट पहनाने, खुद पहन नहीं रहे। कोई आपके पीछे लग गया मोबाइल लेके, आप जा रहे हो, 2 लोग या 3 लोग बाइक पे बैठ के, हेलमेट है नहीं, दरोगा की वर्दी पहनी हुई है, उसने आपकी वीडियो बना ली। उसने कहा दरोगा जी आज तो पकड़ लिया, तुम्हारे चालान होगा, वायरल कर रहा हूं वीडियो को। अब तुम मुझसे लड़ने बैठ गए। भाई एक बात बताओ कि क्या तुम लोग विधि विरुद्ध कार्य कर रहे थे? तुम कहोगे हाँ, हम 3 बैठे थे, विदाउट हेलमेट बैठे थे, विधि विरुद्ध कार्य कर रहे थे। दुराशय था तुम्हारा, किसी को मारने जा रहे थे, गोली पीटने जा रहे थे। कुछ नहीं, नहीं जी साहब, दरोगा साहब हम तीनों एक ही उसमें है, थाने में, और 1 किलोमीटर दूर घर है, हम दोनों का। एक और कह गया मुझे भी छोड़ दो आगे तक, मैंने छोड़ दिया। ऐसा ही होता है ना। तो क्या दुराशय था वहां पे? नहीं था, विधि विरुद्ध था। तो विधि विरुद्ध कार्य भी क्या हो जाता है? अपराध हो जाता है। यह बात कहता है क्वीन वर्सेस टॉल्सन। याद रहेगी बात, क्वीन वर्सेस टॉल्सन। बताएं, यह बात क्लियर है? क्वीन वर्सेस टॉल्सन, बताइए जरा। बोलिए। और इसी रूल को, इसी को कहा जाता है साविधि। ये छोड़ो, विधि के विरुद्ध हो गया, बस इतनी बात याद रखो। बस क्वीन वर्सेस टॉल्सन को इतना याद रख लो, और बात कोई नहीं है। यहां तक मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? मैं चलूं आगे। हाँ जी, चलें आगे। एक बच्चा कह रहा है मैं समझता था आप पे बच्चे क्यों नहीं आते, मैंने आपका बैच लिया, कंटेंट देखा, बच्चे क्यों नहीं आ रहे? एक्चुअल बात क्या है? XYZ कंटेंट क्या है एक्चुअल बात? तुम ही बता दो, हमें तो नहीं पता है? क्या है एक्चुअल बात? कैसा है हमारा कंटेंट? कितने नंबर मिलेंगे हमारे कंटेंट को 100 में से? कितने देने चाहिए? क्यों बेटा, क्यों बच्चे? क्योंकि तुम्हारे साथ और बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार मुझसे बैच में पढ़ रहे हैं।
तो कितने नंबर मिलने चाहिए? हाँ जी, इसमें भी दुराशय नहीं पाया गया। किसी कार्य का विधि विरुद्ध होना, विधि का भंग किया जाना ही अपराध है। हाँ जी, तो हम कह सकते हैं कि साविधि यानी विधि के अनुसार, विधि के अनुसार यदि कोई कार्य है तो अपराध नहीं। सही बात है। और यदि कोई कार्य नहीं है तो अपराध है। बोलो, सिंपल सी बात है, तो अपराध है। बोले जी, कोई कार्य नहीं तो अपराध है। सर मेरे 200 वापस कर दो। तुम एक बात नहीं समझते, और तुम्हें समझना चाहिए। क्या ये मेरा रूल है? क्या ये मैं कर रहा हूं? मैं तो चाहता हूं, मैं तो फ्री पढ़ा रहा हूं। मैं तो इस बैच को कल को बंद करके एप्लीकेशन पे ले जाऊं, हमारे हाथ में नहीं है। हमने एप्लीकेशन वालों को बोला कि भाई कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, उन्होंने कल रात ऑफर दे दिया, अब इसमें हमारी क्या गलती है? हम मना कर देंगे, आज बंद कर देंगे। तो बेवकूफ़ी की बातें हैं। 200 रुपये की जाके तुम मेरे नाम पे चाय पीना, कॉफ़ी पीना, जब तुम दरोगा बन जाओ, और उसके पैसे मैं दूंगा, और 200 के 500 दूंगा, लेकिन दरोगा बन के वो कॉफ़ी पीनी है, याद रखना। ये कसम खा लो कि संदीप सर 200 के 500 रुपये भेजेंगे, जो सबसे बढ़िया कॉफ़ी कहीं मिलती होगी उसको जाके पीना, लेकिन दरोगा बनने के बाद वो पैसे दूंगा, और मैं दूंगा, मैं करूंगा पेमेंट डायरेक्ट। तो मेरा आपसे ये वादा रहा, आप भी मुझे वादा करिए कि सर आपको जो मैंने 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, आपसे 300 रुपये लेके, मतलब आपसे टोर पूरे 500 रुपये लेके मैं उसकी कॉफी पीऊंगा दरोगा बनने के बाद। इससे बढ़िया क्या होगा? इससे बढ़िया क्या हो सकता है? बताओ। हाँ जी, चले, क्लियर हुआ बच्चों? जल्दी बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये है बैच, ये है तो सही। GS 1.0 लिख तो रहा होगा। चलो जल्दी बताओ, हो गया? अरे बोल दो यार, तुम तो पढ़ते इतना, मतलब सो जाते हो मेरी क्लास में। अरे वो कहां गया? अच्छा, XYZ 110 कह रहा कंटेंट। तो 100 में से 110 मिलने चाहिए बस। तो इसीलिए बच्चे नहीं आते, क्योंकि एक बच्चे ने अभी एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि अच्छी किताब हर किसी को शुरू में समझ नहीं आती। अच्छी किताब शुरू में समझ नहीं आती। ये सही बात है, ये सही बात है। जिसका एग्जाम्पल है बेस्ट किताब पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तो आप एक पेज को 5 बार पढ़ेंगे, तब हर बार कुछ नया सीखेंगे, हर बार कुछ नया सीखेंगे, हर बार कुछ नया समझेंगे। और इसी किताब को आप एक फैक्ट की किताब ले लो, कोई भी फैक्चुअल किताब ले लो, एक ही बार में समझ जाओगे, क्योंकि यहां पे तो चीजें गहराई से बताई गई हैं। सीधी बात है। आईपीसी छोड़ दो, एक्ट में आईपीसी के जो सेक्शन है वो मैंने कई बार बता दिया, उनको छोड़ दो, जो मैंने पढ़ा रखे हैं। एक्ट, आईपीसी भी और सीआरपीसी सेक्शन छोड़ दो, बाकी सब करना है। एक्ट से रिलेटेड सारे करने हैं। एक्ट का नाम, एक्ट का सेक्शन, एक्ट में सजा, एक्ट के अनुसार दंड, वो एक्ट से रिलेटेड सारे करने हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, सिलेक्शन होने के बाद स्टारबक्स की कॉफी, हाँ पक्का पक्का, सबको नैनीताल बुलाऊंगा। तुम बस दरोगा बन जाओ। इस बार जो तुम्हारी पार्टी करूंगा ना, मैं यहाँ नैनीताल में करूंगा, जो अपना एक बढ़िया होटल है यहाँ पे, उसमें हमारे मित्र हैं, तो वहां पे करेंगे, बिल्कुल 5 स्टार होटल, वहां पे तुम्हारी पार्टी करूंगा। ये वादा रहा मेरा, ओपनली बोल रहा हूं। चाहे कितना खर्चा आए तुम्हें यहाँ रखने का, घुमाने का, कुछ भी करने का, मेरी जिम्मेदारी रही। बस तुम दरोगा बन के आना और मुझे याद दिलाना कि सर आपने ये कहा था। वैसे तो मैं याद ही रखूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, मैं करूंगा सब कुछ, ठीक है? हाँ डीडी बसु। चलिए, तो क्वीन वर्सेस टॉल्सन हो गया। तीसरे केस पे चलते हैं, जल्दी बताओ। क्वीन वर्सेस टॉल्सन हो गया। तीसरा है केस, तीसरा केस लिखिए, शेराज वर्सेस डी रूजवेल्ट। शेराज वर्सेस डी रूजवेल्ट, एक ही केस लिखिए, शेराज वर्सेस डी रूजवेल्ट। नहीं, सारी नहीं करनी है, मेन मैंने बताई है वहां पे, जो मैंने बताई है मेन वो करनी है। ठीक है भाई, ये वादा रहा। आइए सब लोग
मिलते हैं आपसे फिर। शिराज वर्सेस डी रूजवेल्ट का केस, ये क्या कहता है? अब देखो इनमें तो थोड़ा अंतर समझो। देखो पहले क्वीन वर्सेस टॉल्सन का केस आया, उसमें यह कहा गया कि दुराशय नहीं भी है तब भी दंड मिलेगा क्योंकि विधि के विरुद्ध काम हुआ है, ये कह रहा है। और विधि के अनुसार है, साविधि है तो दंड नहीं है, लेकिन विधि के अनुसार नहीं है, विधि के अनुसार नहीं है कार्य तो अपराध है। अब जो शिराज वर्सेस डी रूजवेल्ट का केस है वो इसको बदल रहा है। शिराज वर्सेस डी रूजवेल्ट के केस में जो ये सेंटेंस कहा गया इसको उल्टा बोल रहा है। शिराज वर्सेस डी रूजवेल्ट कह रहा है ऐसी कोई साविधि कार्य हो ही नहीं सकता, यानी साविधि यानी विधि के अनुसार अगर कार्य है तो उसमें दुराशय नहीं है, लेकिन अगर साविधि कार्य नहीं है तो दुराशय अपने आप आएगा। अब ये मतलब दिमाग घुमाने वाली बात है। शिराज वर्सेस डी रूजवेल्ट जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, गौर से जरा इस बात को सुनिएगा। प्रत्येक विधि विरुद्ध कार्य में दुराशय शामिल होता है, शामिल होता है। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रूजवेल्ट में, बात को गौर से सुनो, कि प्रत्येक विधि विरुद्ध कार्य में दुराशय शामिल होता है। यानी कि जैसे पहले दोनों केसों में माना गया कि दुराशय नहीं भी है तो भी अपराध घटित हो रहा है, लेकिन यह कह रहा है कि नहीं भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कह रहा है अगर विधि विरुद्ध कार्य हुआ है कोई भी तो दुराशय अपने आप शामिल है। वो सीधी बात ये कह रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको एक एग्जांपल दूं, आप दुबई घूमने गए, दुबई जरूर जाना घूमने, दुबई गए और आपने वहां पे थूक दिया, जो इंडिया में नॉर्मल स्प्लिट कर दिया आपने, तो आप समझिए अब आपने क्या किया, आपने फैक्ट की भूल कर दी, विधि के विरुद्ध कार्य कर दिया, फैक्ट की भूल कर दी। तो क्या इसमें कोई दुराशय था? अब वो जो दूसरा वाला केस है वो तो कह रहा है नहीं था, लेकिन रूजवेल्ट साहब कह रहा है दुराशय था। अगर आपने थूका है, आपकी इंटेंशन गलत रही है, भाई कुछ ना कुछ इंटेंशन रही है तो वरना क्यों थूक रहे हो? जो बच्चा विदाउट हेलमेट जा रहा है उसकी कुछ इंटेंशन तो है। इंटेंशन क्या है कि चलो मैं बाइक लेके भगा रहा हूं, दौड़ा रहा हूं, चलो हेलमेट नहीं लगा रहा हूं, तो वो जो हेलमेट ना लेना है वही दुराशय है। तो वो कह रहा है चाहे दुराशय की परसेंटेज कम हो, चाहे दुराशय की मात्रा कम हो, लेकिन दुराशय होगा ही होगा। तो याद रखना रूजवेल्ट के केस को। रूजवेल्ट में कह रहा है विधि के विरुद्ध कार्य यानी सांविधिक नहीं भी है कार्य तब भी दुराशय शामिल है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता जिसमें दुराशय ना हो। तो शिराज वर्सेस डी रूजवेल्ट ने यह बात कही है। जल्दी बताइए चौथा केस, फटाफट से आइए जल्दी से। M.H. जॉर्ज वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। M.H. जॉर्ज वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, एक ये वाला केस है। नोट करेंगे जल्दी से? अरे कर लो भाई तुम लोग तो। M.H. जॉर्ज वर्सेस महाराष्ट्र राज्य है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, क्या कहा है? दुराशय ही अपराध का सहयोगी तत्व है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी यह मान के चल रहा है कि दुराशय ही अपराध का सहयोगी तत्व है। यानी अपराध तभी कमिट होगा, कोई भी ऑफेंस तभी कमिट होगा जब उसमें दुराशय का भाव होगा। तो दुराशय ही अपराध का सहयोगी तत्व है। बस इतनी बातें याद रखो। हाँ जी, पॉलिटी और मूल विधि पढ़ता रह जाता हूं, मैथ रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ पाता। मेरी एक वीडियो है जो 3 लाख लगभग होने वाली है, यूपीएसआई स्ट्रेटजी। मैं हर बच्चे को वो वीडियो देखने के लिए बोल रहा हूं। मैं कभी नहीं बोलता मेरी किसी क्लास को देखने के लिए, लेकिन ये वीडियो जरूर देखिए। यूपीएसआई स्ट्रेटजी विद संदीप त्यागी। ये लगभग 2,95,000 के आसपास हो गई है। ये 1.5 घंटे की वीडियो है। डबल स्पीड पे देख लेना, 1.5 गुना स्पीड पे देख लेना, लेकिन इसको कंप्लीट देख लो। आप में से जो बच्चा तैयारी नहीं कर पा रहा, तैयारी से पिछड़ रहा है, वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रह जा रहा है, उसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, इस पे लगभग 3 लाख व्यूज होने वाले हैं। 3 लाख, ध्यान रखना।
ये ऐसी वीडियो है, जिसने इसको देख लिया, मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत दिमाग लगा के, बहुत सोच समझ के इसमें हर बात का सॉल्यूशन दिया है। हर बात का, जो जो आपके साथ जीवन में घट रहा है ना, उसका सॉल्यूशन है इस वीडियो में। इसे देखना, अपने आप तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी अपने आप। हाँ जी, हो गया, बोलो। और एक और केस लिख लो, एमपी राज्य वर्सेस नाथूराम। एक ये केस लिख लो दुराशय पर, बस इसका नाम याद कर लो और कुछ नहीं। एमपी राज्य वर्सेस नाथूराम, एक ये केस लिख लो, बस ये दुराशय पर लिख लेना। बस ये 5 केस याद रखना, आपको ये पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा केस दुराशय से संबंधित है, बस इतना। और बाकी इन केसों पे जो मैंने स्टेटमेंट दिए वो ये भी दुराशय से संबंधित था। इसमें भी दुराशय को चेक किया गया कि दुराशय है या नहीं है। तो बस इन 5 केसों को रखो और कुछ नहीं। दुराशय पे 5 केस बहुत है आपके लिए, और कुछ आगे एक्स्ट्रा कोई मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ये दुराशय के 5 केस याद रखिए। 5 केस याद कर लो दुराशय के, फटाफट जल्दी से याद करो। पहला तो रैग वर्सेस गोविंदा है। पहला तो ये रहा, आर वर्सेस प्रिंस, सॉरी मतलब रैग वर्सेस प्रिंस है। उसके बाद क्वीन वर्सेस टॉल्सन है, क्वीन वर्सेस टॉल्सन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शराफ वर्सेस रूजवेल्ट है, एमएच जॉर्ज वर्सेस महाराष्ट्र राज्य है, और आखिरी है एमपी राज्य वर्सेस नाथूराम। बस इनको याद कर लो, ये दुराशय से रिलेटेड है। हो गया। हाँ बोलो जल्दी से। अब ये जो शिराज वर्सेस डी रूजवेल्ट है, ध्यान देना, इसमें दुराशय के अपवाद भी बताए गए। दुराशय के अपवाद। शिराज वर्सेस डी रूजवेल्ट कहता है कि अगर विधि विरुद्ध कार्य है तो दुराशय शामिल होगा ही होगा, लेकिन वो कहता है दुराशय के अपवाद भी हो सकते हैं, यानी जहां दुराशय नहीं है और फिर भी अपराध घटित हो रहा है तो वो अपवाद में काउंट होंगे। तो पहला अपवाद इसने कहा, ध्यान दीजिएगा, लोक प्रशांति के विरुद्ध। लोक प्रशांति के विरुद्ध यानी लोक शांति को भंग करना। लोक शांति को भंग करना, बोलो जी। लोक शांति को भंग करना, इन्होंने ये कह दिया लोक प्रशांति के विरुद्ध, यानी कि लोक उत्पाद की बात हो गई। किसकी बात हो गई? क्या कह रहा है ये? लोक उत्पाद। अब बताओ, क्या इसमें दुराशय है? नहीं। क्या है भाई? तुम बन गए दरोगा, दरोगा जी बन गए। तुमने बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम गांव में डीजे पीजे लगवा के और मोहल्ला पड़ोस और रिश्तेदार पिश्तेदार सबको बुला लिया, आ जाओ जी दावत करेंगे। बुलवा दी दावत, लगवा दिया डीजे है, और धूम धड़ाका हो रहा है। दरोगा दरोगा दरोगा, सैया जी दरोगा हो गए, सैया जी दरोगा हो गए। पड़ोस में एक बच्चे का पेपर है, या पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है, 2 साल का, 4 साल का, 2 महीने का। बोलो मुझे जरा, आपने पब्लिक की शांति भंग करी या नहीं करी अपने दरोगा बनने के चक्कर में? कर दी। लोक प्रशांति के विरुद्ध डीजे बज रहा है, कांवड़ यात्रा जारी है, शादी में गाने बज रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिकड़ा हो रहा है? किसी भी तरीके से। अब 2 लोग हैं, खूब मटरगश्ती में जा रहे हैं, बात करते हुए, बहुत तेज तेज बात करते हुए जा रहे हैं। पड़ोस में घर हैं, उन घरों में कौन कौन लोग बैठे हैं, आप किस तरीके की बकवास करते जा रहे हो आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप लोक शांति को भंग कर रहे हो, आप लोक उत्पाद मचा रहे हो। क्या आपका दुराशय था? वो कह रहा जी नहीं, दुराशय नहीं था, ये अपवाद हैं। तो पहला अपवाद है लोक शांति को भंग करना, लोक प्रशांति को विरुद्ध होना, यानी लोक उत्पाद मचाना। डी रूजवेल्ट में ये अपवाद बताए गए। तो डी रूजवेल्ट का पहला अपवाद याद कर लो। अरे बोल दो, डी रूजवेल्ट का पहला अपवाद क्या है? लोक प्रशांति के विरुद्ध। कर लोगे? बोलो। दूसरा है आपराधिक दायित्व। दूसरा है आपराधिक दायित्व, या इसे कहेंगे आपराधिक अपलेख। आपराधिक अपलेख कहेंगे, क्रिमिनल लाइबल कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको बच्चों?
क्रिमिनल लाइबल कहेंगे इसको, क्रिमिनल लाइबल कहेंगे इसको। अब यह क्रिमिनल लाइबल क्या है, इसे कैसे समझोगे? इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने कुछ गलत कार्य किया है, कुछ भी, चाहे उसमें दुराशय था चाहे उसमें नहीं था, तो वो लाइबल माना ही जाएगा, क्रिमिनली लाइबल माना जाएगा। अपराध का दायित्व उसको उठाना पड़ेगा, यानी कि अगर अपराध हुआ है तो उसके लिए दंड, अपराध के लिए दंड भोगना होगा, भोगना होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये अपवाद में कैसे आया? भाई अपवाद में ऐसे आया कि किसी का दुराशय नहीं था, दुराशय ना होने के बावजूद भी उसने कोई मिस्टेक कर दी। अब उस मिस्टेक के बाद विधि ये कहती है कि आपको दंड भोगना पड़ेगा। अगला कह रहा है मेरा तो दुराशय ही नहीं है, मुझे किस बात का दंड दे रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि रूजवेल्ट, उसमें कहा जा रहा है कि अपराध का दायित्व होता है हर किसी का, जो चाहे वो छोटा अपराध है, चाहे वो बड़ा अपराध है, चाहे उसमें दुराशय है, चाहे वो नहीं है, चाहे आपसे फैक्ट ऑफ मतलब भूल हुई है, चाहे मिस्टेक हुई है, चाहे कुछ भी हुआ है, लेकिन आपको दायित्व लेना पड़ेगा। और वो दायित्व जो माना जाता है वो अपवाद माना जाता है दुराशय का, क्योंकि दुराशय होता तब आपको दंड मिलता, अब आपका दुराशय है नहीं, तो आपराधिक दायित्व भी हर किसी का दायित्व होता है, चाहे उसमें दुराशय शामिल ना हो। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ। तो याद रखिएगा, बाई चांस कभी पूछे कि जो दुराशय है उसके एक्सेप्शन क्या क्या है दुराशय के, तो पहला है लोक प्रशांति, दूसरा है आपराधिक दायित्व। अपवाद है तो इसमें सजा नहीं होगी, छोड़ भी सकता है न्यायालय, छोड़ भी सकता है, बिल्कुल, है ना। तो दूसरा हो गया, ये दो हो गए। तीसरा अगले पेज पे लिख रहा हूं, यहां पे जगह नहीं है, जल्दी से बताएंगे। तीसरा है, ध्यान दो, तीसरा तो एकदम तुम्हें याद हो जाएगा। तीसरा है न्यायिक अवमानना, है कंटेम्प्ट ऑफ जस्टिस, या कोर्ट कह लो। हालांकि कोर्ट की बात नहीं कही गई यहां पे, तो कोर्ट मत लगाओ यहां पे आप कंटेम्प्ट ऑफ जस्टिस कहो। अब कंटेम्प्ट ऑफ जस्टिस क्या है? सिंपल सी बात है, आप ए वर्सेस बी का कोई केस चल रहा है, ए वर्सेस बी का कोई केस चल रहा है, ए हार गया, सी जो है वो जज है, सी ने जैसे ही निर्णय दिया कि ए हार गया, ए ने कहा सी को, क्या कहा? तुम्हें अकल है निर्णय देने की, पढ़ लिख के आए हो, पता है तुमको कुछ, तुम्हें पता भी है। माना ए सही भी था, ए को नहीं हारना था, सी ने ध्यान नहीं दिया, सी ने जल्दबाजी में निर्णय दे दिया, सी की गलती है, लेकिन फिर भी ए को सी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सी क्या कर रहा है? न्यायिक कार्य कर रहा है। और जब किसी न्यायिक कार्य में कोई निर्णय दे दे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, आप उसका कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप उसकी अवमानना नहीं कर सकते। अगर न्यायाधीश को आपने कुछ कहा, सीधा जेल भेज देगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगा। देखते ना फिल्मों में, कंटेम्प्ट का चार्ज लगा दूंगा, डंडा बजाता है वो आगे। तो कहने का मतलब है न्यायिक अवमानना, न्याय से असंतुष्ट होना, न्याय के निर्णय से असंतुष्ट होना। क्लियर है भाई? न्यायिक निर्णय से असंतुष्टि, न्यायिक निर्णय पर असंतुष्टि प्रकट करना। अब आपका कोई दुराशय थोड़ी था जज साहब को कुछ उल्टा सीधा सुनाने का, जज साहब तो बढ़िया आदमी थे, बट क्योंकि केस हार गए तो इसीलिए दिक्कत हो गई। तो ये चौथी हो गई एक्सेप्शन, न्यायिक अवमानना। बता दीजिए, अगला है व्यपहरण, इंग्लिश में कहते हैं किडनैपिंग। अब आप कहेंगे जी किडनैपिंग कैसे हो जाएगी? तो जब 140 के आसपास चलेंगे तब जाके इनको समझेंगे। अभी फिलहाल क्या है? किड की नैपिंग है। किड बच्चा, 18 साल से छोटा बच्चा, लड़कियों की बात आती है तो 18 साल से कम, और लड़कों की बात आती है तो 16 साल से कम। अब यहां पे किड की नैपिंग हो गई। अब ये दो तरह से हो सकती है, समझो। एक तो सिंपली कोई उठा के ले गया, पैसे मांगना चाह रहा है बच्चे को, या बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, वहां पे नहीं। यहां पे व्यापरण है गुड फेथ में। गुड फेथ में
ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सेप्शन हो जाएगा। कैसे? सपोज देखो, अब माना आप हैं आपका कोई घनिष्ठ परिवार है, ये समझो आप भाई हो, ए व बी हैं, ये कौन है? दोनों भाई हैं। बोलो मुझे, बात समझ में आती है? ए व बी दोनों जो हैं वो भाई हैं। बताइए, अब ए जो है बी के पास जाता है घर पे, अब बी घर पे नहीं है, तो बी का बच्चा है कोई 10 साल का, अब ए जो है उसको आइसक्रीम दिलाने ले गया कि चल भाई तेरे जब तक मम्मी पापा आ रहे हैं, यानी मेरे भाई आ रहे हैं, यानी मैं चाचा हूं, तो आइसक्रीम खाने चल रहे हैं। अब इतने में बी आ गया, बी देखता बच्चा नहीं है मेरा, ए ले गया आइसक्रीम को, उसने कर दी रिपोर्ट के, वो कहेगा भाई मेरा भाई मेरे बच्चे को उठा के ले गया, यार मैं तो आइसक्रीम खिलाने ले गया था उसको, मेरे कोई दुर्भावना थोड़ी ना थी। हाँ, लेकिन आपने क्योंकि बी की कंसेंट नहीं ली, क्योंकि बच्चा जो है छोटा था। तो मैंने क्या कहा कि व्यापरण में क्या जरूरी होती है? व्यापरण में ध्यान रखना, कंसेंट, अनुमति चाहिए किसकी? जो प्राधिकृत व्यक्ति है, प्राधिकृत व्यक्ति। तो अगर उसकी कंसेंट के बिना आप ले जा रहे हो, बेशक आपका गुड फेथ है, बेशक आप अच्छे के लिए ले जा रहे हो, तब भी व्यापरण जो है वो एक्सेप्शन में माना जाता है। बोलिए, जल्दी से बताइए, क्या ये बात यहां तक समझ में आती है? क्या मैं आपको ये 4 पॉइंट समझा पाया? तो दुराशय के अपवाद क्या है? व्यापरण है, न्यायिक अवमानना है, लोक प्रशांति है और आपराधिक दायित्व है। यहां तक क्लियर है? पानी कहां गया? हाँ, हम्म, 1.0 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डेड क्लास है। बाकी मेरी पॉलिटी सब लाइव जा रही है। किसी को पॉलिटी रिकॉर्डेड लेनी है तो वो जाइए रैंकस 3.0, जिसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है, लाइव भी फ्री जा रहा है। रैंकस 3.0 फिर बेस्ट है, सब कुछ रिकॉर्डेड है उसमें, लाइव भी फ्री जा रहा है। बोलिए जरा जल्दी से, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? हाँ भाई, चलूं आगे। दुराशय के अपवाद मतलब जो दुराशय जहां पर नहीं है, दुराशय ना होते हुए भी कोई कार्य हो रहा है। अपवाद, अपवाद, अपवाद समझते हो? एक्सेप्शन, यानी दुराशय नहीं है तो दुराशय के ना होते हुए, दुराशय की वो नहीं है, फिर भी एक विधि विरुद्ध कार्य हो रहा है। दुराशय का मतलब इसका क्या मतलब हुआ? आप नहीं समझ पा रहे। दुराशय के ना होते हुए भी अपराध का होना, तो दुराशय के ना होते हुए भी अपराध का होना, यानी ये माने अपराध ही जाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये माने अपराध ही जाएंगे, व्यापरण अपराध ही माना जाएगा। न्यायिक अवमानना, आपने जज को कुछ कह दिया, अपराध ही माना जाएगा। आपराधिक दायित्व, आपको दंड भोगना ही पड़ेगा, अगर नहीं भोगेंगे तो अपराध माना जाएगा, तो अपराध माना जाएगा अगर आप दंड भोगने से मना कर रहे हो। लोक प्रशांति के विरुद्ध आपने शोर शराबा करा, डीजे बजा दिया, दरोगा बन गया हूं, फलाना बन गया हूं, अपराध माना जाएगा। इसमें दुराशय नहीं था, लेकिन दुराशय के ना होते हुए भी अपराध होना, ये हैं दुराशय के अपवाद। दुराशय के अपवाद, क्योंकि जो केस है वो क्या कह रहा है? रूजवेल्ट क्या कह रहा है? रूजवेल्ट कह रहा है विधि के विरुद्ध कार्य अगर है तो दुराशय शामिल है। रूजवेल्ट यही तो कह रहा है, विधि के विरुद्ध कार्य है यानी अपराध है, विधि के विरुद्ध कार्य है यानी क्या है? वो अपराध है, और अपराध अगर है तो दुराशय है, सजा होगी। लेकिन रूजवेल्ट ये भी कह रहा है कि ये 4 केस ऐसे हैं जिनमें दुराशय नहीं भी है लेकिन फिर भी अपवाद बन जाएगा। समझे बात को? समझे बात को? हर बच्चा समझा कि नहीं समझा? बोलिए जी। बीएनएस पे चलना शुरू करते हैं फटाक से। बीएनएस पे चलना शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1 डालते हैं, प्रारंभिक डालते हैं। अध्याय नंबर 1 जल्दी बता दो।
हाँ, पनिशमेंट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। वो न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। न्यायालय पनिशमेंट 1 दिन की दे रहा है, 2 दिन की दे रहा है, सजा माफ कर रहा है, 7 दिन की साफ सफाई दे रहा है, जो भी दे रहा है, छोड़ रहा है। बीएनएस अध्याय 1, अध्याय 1 क्या नाम याद करवाया था? याद करो, क्या कहानी सुनाई थी उस समय? है तुम्हारे ऊपर तो सुनाई थी। लड़का लड़की मिले, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने कहा भैया तू ये है, मैं ये हूं, तू ये है। तो कहां से कहां तक? सेक्शन नंबर 1 से लेके 4 तक। पक्की बात है, ये याद कराए थे 4, 14। ये वाली साइड याद कराई थी पूरी मैंने आपको। तो प्रारंभिक यानी कि इंट्रोडक्शन, प्रिलिमिनरी, ये बोलते हैं। सेक्शन 1 से 4 आता है और इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं और इसमें पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको सेक्शन नंबर 1 को पढ़ा रहा हूं। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। बताएं, अब समझ आ गया? वेरी गुड। ऐसा तो हो नहीं सकता हम खड़े और समझ में ना आए। हाँ जी, बोलो। तो सेक्शन नंबर 1 क्या है? सेक्शन नंबर 1 बताता है संक्षिप्त नाम यानी शॉर्ट टाइटल, प्रारंभ, कब से प्रारंभ होगा, और लागू होना, कहां कहां लागू होगा। आप तो ऊपर ऊपर पढ़ते हो, इसीलिए ऊपर ऊपर फैल जाते हो। 1 से लेके 3 है, 1 से लेके 4 है। हाँ, चौथा तो उसमें चला गया। ओह, 1 से लेके 3, सही बात है भाई, 1 से लेके 3, बिल्कुल बिल्कुल, 1 से लेके 3 है। हाँ जी, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। अब ध्यान दीजिए, ये शॉर्ट टाइटल है। ये क्या है? शॉर्ट टाइटल। मतलब क्या नाम होगा। ये प्रारंभ है, कब से लागू हुआ, कब से लागू हुआ, फोर्स में आया, मतलब सॉरी, कब से शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, कब से शुरू। और ये लागू होना समझो, ये लागू होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023 कह रहे हैं हम इसको। तो भारतीय न्याय संहिता 2023, ये तो क्या हो गया? इसका नाम हो गया भाई, क्लियर सी बात है। तो नाम क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर नाम हुआ भारतीय न्याय संहिता 2023। यही तो शॉर्ट टाइटल है इसका, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये तो इसका नाम हो गया। आपने कहा जी प्रारंभ कब से हुआ, कब से प्रारंभ देश में कब से लागू हुआ? तो आप कहेंगे 1 जुलाई 2024 से। फोर्स में आया, फोर्स में आया, मतलब क्या हो गया? ये एक तरह से शुरुआत हो गई इसकी। अब ध्यान देंगे यहां पर, जो ये लागू होना है, और राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी? मैंने बताया था 25 दिसंबर को मिली थी 2023 को। मैं सब पहले आपको पढ़ा चुका हूं। लागू होना, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लागू होना बताता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इसमें बहुत गहरी बात छिपी है, कि भारत के भीतर लागू होगा, वह भारत के बाहर भी लागू होगा। अब क्या हम अपने बीएनएस को ऑस्ट्रेलिया में लागू कर सकते हैं? क्या हम अपने बीएनएस को ऑस्ट्रेलिया में लागू कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं करके दिखाएंगे हम जब इसको पढ़ेंगे, जब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल 4 और 5 में जाएंगे, इसके सबसेक्शन 4 और 5 में जाएंगे, तो हम ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जहां तुम कहोगे वहां लागू करके दिखाएंगे इसको। तो यानी भारत के भीतर भी लागू होगा और भारत के बाहर भी लागू होगा। याद रखिएगा, यही बात लागू होने की कर रहा है कि इसका इनर टेरिटोरियल फोर्स भी आएगा और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल फोर्स भी आएगा। हाँ, कंडीशन पे होगा, बिल्कुल। अनकंडीशनल तो हो ही नहीं सकता, कंडीशनल पे ही होगा। बताऊंगा कौन कौन सी कंडीशन। तो ये पहला क्लियर है। तो सेक्शन नंबर 1 संक्षिप्त नाम बता रहा है, प्रारंभ बता रहा है, लागू होना बता रहा है। प्रारंभ कब से हो रहा है देश के अंदर, शुरुआत कब से हो रही है? 1 जुलाई से 2024। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका नाम है। और लागू कहां हो रहा है? भारत के अंदर हो रहा है, भारत के बाहर हो रहा है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए हो। अगले पेज पे चल रहा हूं। नोट हो गया? यार मेरी किशमिश खत्म हो गई। हाँ भाई, नोट हो गया? नहीं हुआ बताओ? अरे बोल दो, हो गया नोट?
चलिए कमाल की चीज पढ़ते हैं, कमाल की चीज पढ़ाता हूं तुम्हें। सेक्शन नंबर जो 1 है, इसके सब सेक्शन पढ़ो। इसका सब सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 1 का सब सेक्शन 1, फिर सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, इस तरीके से पढ़ेंगे 1। अब आप क्या कहेंगे कि सर ये पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल पढ़ना जरूरी है। सेक्शन नंबर 1 को कंप्लीटली पढ़ना बहुत जरूरी है, परिभाषाएं पढ़नी बहुत जरूरी हैं। स्टार्टिंग की चीजें पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग की चीजें। तो जो सेक्शन नंबर 1 है, ये क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है बताओ, क्या कहता है? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। बस इतनी सी बात करता है सेक्शन नंबर 1, यानी सेक्शन नंबर 1 का सब सेक्शन, सेक्शन नंबर 1 का सब सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, याद रखना। ये उपधारा है, ये कहती है, क्या बताती है? इसके नाम के बारे में बताती है, बस। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है? इसका ध्यान दीजिएगा, सब सेक्शन 2 क्या कहता है? यह कहता है लागू कब से हुआ, यानी प्रवर्तन में कब से आया, यानी फोर्स में कब से आया। तो आपने अभी पढ़ा 01/07/2024, बस ये लागू होना बताता है और कुछ नहीं। सब सेक्शन 3 लागू होना, फोर्स में आना, ये बताता है सब सेक्शन 3। सेक्शन नंबर जो 3 है, उंगलियों पे याद कर लो, यह कहता है कमिटेड विद इन इंडिया, कमिटेड विद इन इंडिया, बस इतने से याद हो जाएगा तुम्हें। कमिटेड विद इन इंडिया यानी सबसेक्शन नंबर 3 जो है वो भारत के भीतर इसका प्रभाव बता रहा है, भारत के भीतर इसका लागू होना बता रहा है। तो क्या हेडिंग हुआ? भारत के भीतर लागू होना। तो सबसेक्शन नंबर 3 याद रखिएगा, भारत के भीतर कह रहा है, और यहां से याद करा रहा हूं सबसेक्शन नंबर 4 और सबसेक्शन नंबर 5, ये दोनों भारत के बाहर लागू, भारत के बाहर लागू। तो कहने का मतलब जो सबसेक्शन नंबर 3 है उसका इनर टेरिटोरियल इफेक्ट है और सबसेक्शन नंबर 4 और 5 का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट है। तो ये क्या हुए? ये हुए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी भारत के बाहर प्रभाव, और ये है इनर टेरिटोरियल, इनर टेरिटोरियल इफेक्ट यानी भारत के भीतर प्रभाव। कोई दिक्कत? ऐसे याद करो। सबसे पहले सबसे पहले आसान आसान चीजें याद किया करो ना, एक सिंपल उसमें याद कर लो, फिर आगे पढ़ेंगे हम इसमें क्या कह रहा है अभी। बोलो, चले आगे। चले आगे। हाँ, 1 का 4, 1 का 5 आउटर है, 1 का 3 इनर है। 1.0 में पॉलिटी रिकॉर्डेड नहीं है, पॉलिटी लाइव जा रही है, बीएनएस लाइव जा रही है, रिकॉर्डेड रैंकर्स में है। अब बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल भाषा में क्या कहता है। अब जिन शब्दों पे ध्यान दिलवा रहा हूं उन शब्दों को ध्यान से देखना है। यह कहता है यहां पर प्रत्येक व्यक्ति, अब यहीं पर समझ लो,
अगर शुरुआत ही प्रत्येक व्यक्ति से हो रही है तो प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है कि चाहे वो भारतीय हो या वो विदेशी हो, प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दोनों को इंट्रोड्यूस कर रहा है, भारतीय को भी और विदेशी को भी। तो वो कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति भारत के भीतर नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के विरुद्ध या इस संहिता के अगेंस्ट में कोई कार्य करेगा, कोई कार्य या लोप करेगा, वह भारत के भीतर इसी संहिता के अनुसार दंडनीय होगा। अनुसार दंडनीय होगा। और एक शब्द में यहां पे लिख रहा हूं, अन्यथा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अन्यथा नहीं। मतलब सेक्शन 1 की सब सेक्शन 3 कह रही है, पहली लाइन कह रही है कोई व्यक्ति भारतीय हो या विदेशी हो। अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा दे कि सेक्शन 3 में किसका जिक्र किया गया है, पहले ऑप्शन पे भारतीय, दूसरे ऑप्शन पे विदेशी, तीसरे पे कह रहा है सभी, दोनों, तो दोनों आ जाएंगे क्योंकि उसने कोई व्यक्ति बोला है। यही तो आपको पढ़ना होता है, ऊपर ऊपर थोड़ी सेक्शन पढ़ के भाग गए हैं। तो अब तुमने किसी विदेशी को पकड़ लिया इंडिया में क्राइम करते हुए, भाई कोई विदेशी इंडिया में घूमने आया, उसने यहां पे आके कोई क्राइम कर दिया, तो आप पकड़ोगे ना। वो कहेगा मुझे तो पता नहीं था, कहेगा भाई तेरी जिम्मेदारी है पता करना, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तो कोई व्यक्ति मतलब ऑल सिटीजन एंड फॉरेनर, सभी, अगर इस संहिता के विरुद्ध, इस संहिता के अगेंस्ट, इस संहिता के प्रतिकूल, इस संहिता के प्रतिकूल कोई भी कार्य या लोप कर देते हैं, कोई भी कर्तव्य नहीं निभाते हैं, कोई विदेशी आया भारत के संविधान को जला दिया चौराहे पे, तुरंत जेल होगी, तुरंत गिरफ्तारी होगी। तुझे पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या है, समझ पा रहे हो। तो करेगा वह भारत के भीतर इस संहिता के अनुसार दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। मतलब वो इस संहिता के अलावा किसी और रूल से दंडनीय नहीं होगा, इसी संहिता से दंडनीय होगा। अगर इस संहिता के विरोध में कर रहा है और उसने कोई ऐसे रूल के विरोध में करा जो रूल इंडिया में स्थानीय या लोकल विधि है, तो उस संहिता में दंडनीय होगा। लेकिन क्योंकि अभी तो काम वो इस संहिता के विरोध में कर रहा है, तो इस संहिता से दंडनीय हो जाएगा। तो ये बात समझ में आती है। तो मेन की पॉइंट यहां पे ये है, दूसरा की पॉइंट यहां पे ये है, और तीसरा की पॉइंट यहां पे ये है। तो कोई व्यक्ति हो संहिता के विरोध में हो, भारत के अंदर कार्य कर रहा है, तुरंत टांग देंगे पकड़ के, चाहे कोई भी हो। बोलो जल्दी से, बात समझ में आती है। इकोनॉमिक्स मेरी क्लास लेनी है तो 16 ले लो, संजीव सर की 32 है, लेकिन मेरी हर क्लास 2, ढाई, 3 घंटे की है। हर क्लास मेरी 2, ढाई, 3 घंटे की, और मैंने बहुत डीप पढ़ा हुआ है, कंप्लीट है वो क्लास 16 बेशक है, वो कंटेंट 16 दूनी 32, 16 × 48, लगभग 50 घंटे का कंटेंट है वो, 50 से 55 घंटे की पॉलिटी है वो पूरी। बोलो समझ में आती है। ये तीसरा सबसेक्शन क्लियर है, हर बच्चे को तीसरा सबसेक्शन क्लियर है, हाँ या ना? हर बच्चे को तीसरा सबसेक्शन क्लियर है, यस और नो? अरे बोल दो, आवाज नहीं आती तुम्हारी मेरे पे, पता नहीं क्या बात है। तीसरा सबसेक्शन क्लियर है। बोलो। अब मैं पहले चौथे को समझा रहा हूं, फोर्थ को समझा रहा हूं यहां पे ले जाके, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा टर्टल एक जगह लिख दिया है, तो मैं फोर्थ को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। बोलो, फोर्थ को समझा रहा हूं। फोर्थ कह रहा है ऑफेंस कमिटेड
आउटसाइड इंडिया, एक तो इतने सी बात याद कर लो, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, चौथे में भी यही बात आएगी, ध्यान रखना, और पांचवें में भी यही बात आएगी। चौथे और पांचवें दोनों में एक ही बात आएगी। फिर अंतर कैसे करेंगे? अंतर बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है, लेकिन जब आप बीएनएस पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जब समझोगे तो समझ आएगा। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट जा रहा है। चौथे में क्या कह रहा है, मैं दोबारा यहां पे लिख रहा हूं, या अगले पेज पे जा रहा हूं, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं मैं फोर्थ समझाने के लिए। तो फोर्थ में कह रहा है कोई व्यक्ति, अब ध्यान दो फिर से, इसने फिर कहा, क्या कहा? कोई व्यक्ति, अरे भैया कोई व्यक्ति, अब जब कोई व्यक्ति कह रहा है तो फिर से यहां पे भारतीय आ गया एंड विदेशी आ गया। अब भारत के बाहर क्या आप किसी विदेशी को लायबल बना सकते हो बीएनएस पे? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बनाएंगे, अभी बनाएंगे इसको हम। कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर इस संहिता अथवा अन्य तत्समय, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, अरे लिख जा, तत्समय प्रवर्त संहिता के अनुसार विचारण का पात्र होगा, वह इसके अनुसार दंडनीय होगा। और इस प्रकार दंडनीय होगा कि जैसे वह अपराध भारत में किया गया, इस प्रकार दंडनीय होगा, अनुसार दंडनीय होगा, इस प्रकार कि जैसे वह अपराध भारत में किया गया हो। आप कहेंगे सर ये तो कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई, हमारे तो पल्ले पड़ नहीं रही बात। अभी पल्ले पढ़वाएंगे, इसी बात को तो पढ़वाएंगे पल्ले। सुनो, सबसे पहली बात तो कोई व्यक्ति है तो भारतीय है और विदेशी है। अब ये इसमें लायबल कैसे बनेगा, यही लायबिलिटी देखनी है हमको। जो भारत के बाहर इस संहिता अथवा, अब यहां ध्यान दो, इस संहिता अथवा या इस संहिता के साथ साथ, इस संहिता के साथ या अथवा या अनुसार, ऐसे भी कर सकते हो, तत्समय प्रवर्त संहिता के अनुसार। तत्समय प्रवर्त संहिता का मतलब है यहां पे किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र होगा, वह इसके अनुसार दंडनीय होगा। अब आप कहेंगे, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, जरा गौर से सुनना बात को। माना ए एक विदेशी है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, और इसने वहां पर मर्डर कर दिया। भाई ए ऑस्ट्रेलियन है, गौर से सुनो, 2-4 एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ए ऑस्ट्रेलियन है, इसने ऑस्ट्रेलिया में मर्डर कर दिया। हमसे क्या मतलब, हमारे बीएनएस से क्या मतलब इस बात का? अरे ऑस्ट्रेलिया का कानून इसको सजा देगा। लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि ए जो है वो विदेशी है, इंडिया आया और ये क्या है, विदेशी। ये माना ये अनमैरिड है, बोलो, इंडिया आया, इंडिया में आके इसने एक लड़की से शादी कर ली, प्यार मोहब्बत हुई, यहां पे शादी करी। इसने कहा भाई मैं वापस जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया, अपने मम्मी पापा को लेके आ रहा हूं, तुझे जो है ढोल ढलाके के साथ लेके चलूंगा। अब ये विदेशी वहां पहुंचा, वापस ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां भी इसने जाके एक शादी कर ली। अरे बोल दो, अब क्या ये ऑस्ट्रेलियन इंडिया का रेजिडेंस था? नहीं। हमारा नागरिक था? नहीं। इसने अपराध करा ऑस्ट्रेलिया में, क्या अपराध करा? इसने वहां पर जाकर सेकंड मैरिज करी, लेकिन हमारे हिसाब से सेकंड मैरिज गलत है। तो हमारी जो उस समय तत्समय प्रवृत्ति विधि चल रही है, चाहे हमारा मैरिज एक्ट चल रहा है, चाहे हमारी बीएनएस चल रही है, उसके हिसाब से लाइबल हुआ कि नहीं हुआ? बेशक ये ऑस्ट्रेलियन था, लेकिन क्योंकि इंडियन कानूनों के हिसाब से बंधा हुआ था, तो इसको लाइबल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? दूसरा एग्जांपल ले लो, ए है कोई व्यक्ति विदेशी, वो भारत में क्या ले गया, किसी बच्चे को गोद ले गया। कहां से? भारत से।
अब जब भारत से गोद ले गया तो उसका रखरखाव करना, उसकी देखरेख करना, उसको अच्छी परवरिश देना, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटीज हैं वो इसको ध्यान रखेंगी, हाँ या ना, रखेंगी कि नहीं रखेंगी। अब इसने जाके क्या किया, जो बच्चा गोद लिया वहां पे जाके उस बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करा, उस बच्चे को मारा पीटा। हमारे यहां से टीम गई, उसने देखा भाई बच्चा तो बड़ा कमजोर हो रहा है, उसको दवाई नहीं मिल रही, उसको खाना नहीं मिल रहा, क्या हम इस ए को लायबल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे अपनी तत्समय प्रवर्त विधि में? क्योंकि जब ये लेके गया होगा तो हमसे एग्रीमेंट करके गया होगा, हाँ या ना। एक और ले लो, कितने भी एग्जाम्पल ले लो। ए है विदेशी, बोलो, इंडिया आया, इंडिया में आके इसने बिजनेस करा, बिजनेस में इसने बी को पार्टनर बना दिया, दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया। अब ये भाग गया वापस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया जाके इसने ये एग्रीमेंट बिना शर्तों के खत्म कर दिया, बात नहीं मान रहा, तो क्या हम एग्रीमेंट टॉल्ट जो हमारी विधि है उसके अनुसार इसको लाइबल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। मतलब कहने का है कि बीएनएस में भी वो लाइबल बनेगा, और साथ में उस समय जो तत्समय प्रवर्त विधियां चल रही हैं उनके अनुसार भी वो लाइबल बनेगा। तो और उसके अनुसार बनेगा तो बीएनएस भी उसको सजा दे रहा होगा। भाई जब वो दूसरी शादी करेगा तो बीएनएस में भी कहीं ना कहीं ब्रीच करेगा वो, तो उसके अनुसार भी उसको सजा मिलेगी। तो चौथा जो है ना, वो याद रखना, वो भारतीय और विदेशी को जो सजा का प्रावधान करता है वो पर्टिकुलर कंडीशंस पे करता है। कंडीशंस, परिस्थितियों पे करता है। चौथा, वो विदेशी को भारतीय को जो सजा का प्रावधान करता है वो परिस्थितियों पे करता है, ये बात याद रखिएगा। और पांचवें में अब परिस्थिति नहीं आएंगी, पांचवें में 3 चीजें आएंगी, वो मैं क्लियर कर रहा हूं अभी। चौथा क्लियर है? चौथा क्लियर है सबका? अब देखो पांचवें में क्या है। जो पांचवें में है, इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अब यहां पे 3 पॉइंट याद रखने हैं। पांचवें में 3 पॉइंट याद रखने हैं, 3 पॉइंट। पहले में याद रखना है व्यक्ति, दूसरे में याद रखना है ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, और तीसरे में याद रखना है स्थान, जगह। अब आप कैसे याद करेंगे? देखिए, पहले में कहता है कोई भारतीय व्यक्ति, पहले में यह कहता है। दूसरे में कहता है कोई जहाज, कोई प्लेन, कोई कार, कोई जहाज, कोई प्लेन, कोई कार, एटसेट्रा, कुछ भी। इसमें कहता है कोई स्थान भारत का। अब तीसरे में कहता है भारत का कोई स्थान जहां पर कंप्यूटर साधन रखे हैं। दूसरे में कहता है कोई जहाज, कोई प्लेन, कोई कार जो भारत में रजिस्टर्ड है। बोलो। और इसमें कहता है कोई भारतीय व्यक्ति, कोई, जैसे इसमें मैं यहां भारतीय ना लिख के मैं लिखूं कोई व्यक्ति, तो इसमें कहता है, यहां पर आपको समझना है, कोई भारतीय व्यक्ति जो विदेश में जाकर अपराध करता है, जो विदेश में जाकर अपराध करता है। बोलो। तो पहले में कोई भारतीय व्यक्ति है जिसने विदेश में जाकर अपराध किया, दूसरे में कोई भारतीय रजिस्टर्ड वस्तु है जो विदेश में है, और तीसरे में कोई कंप्यूटर साधन हमारा रखा है भारत के अंदर जिस पर विदेश से हमला होता है।
बोलो, कोई अटैक होता है, कंप्यूटर संसाधनों पर कोई अटैक होता है, कुछ भी होता है, तो आप समझ पा रहे हैं ये जो तीन चीजें हैं ये भारतीय हैं। भारतीय आदमी है, भारतीय वस्तु है जो भारत में रजिस्टर्ड है, भारत का स्थान है, और इन तीनों पर ही हमला बाहर से हो रहा है। भारतीय विदेश में जाके अपराध कर रहा है तो विदेश में अपराध हुआ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट आया। भारत में रजिस्टर्ड कोई पोत है, कोई जहाज है, विदेश में कहीं है, उस पर विदेश में उसके अंदर अपराध हो रहा है। जहाज के अंदर अपराध हो रहा है, वेसल पे अपराध हो रहा है, पानी के जहाज पे अपराध हो रहा है, कार में अपराध हो रहा है, वो विदेश में हो रहा है। कर कोई भी रहा है, कर कोई भी रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस वाले में याद रखना, चाहे वो भारतीय कर रहा है चाहे वो विदेशी कर रहा है, यानी विदेशी लाइबल है दूसरे में क्योंकि वो हमारे सामान को अटैक कर रहा है, और तीसरे में भी मैं कह रहा हूं विदेशी कर रहा है। खास तौर से विदेशियों की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत का तो है ही है, और भारत का व्यक्ति भी अगर विदेश में बैठ के कर रहा है तो चाहे भारतीय है चाहे विदेशी है। बोलो, कोई भी व्यक्ति बाहर बैठ के, विदेश में बैठ के हमारे कंप्यूटर संसाधन हैक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लायबल है बीएनएस में। कोई व्यक्ति हमारे जहाज पर, प्लेन पर, कार पर किसी भी प्रकार का अपराध कर रहा है, उसके अंदर बैठ के उसके ऊपर हमला कर रहा है, भारतीय विदेशी है, वो लायबल है। और कोई व्यक्ति जो विदेश में जाके अपराध कर रहा है वो व्यक्ति भारतीय है, इसलिए वो लायबल है। तो ये पांचवा भी क्या दे रहा है आपको? एक्स्ट्रा टेरिटरी इफेक्ट दे रहा है, टेरिटोरियल इफेक्ट दे रहा है। क्या पांचवा मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ? पोस्टमार्टम क्लास कब होगी? कल से पोस्टमार्टम है, 3 दिन लगातार। अबे यहां भी तो पोस्टमार्टम ही कर रहा हूं मैं। क्या मैं इस बीएनएस का नाम पोस्टमार्टम नहीं रख सकता? हां भाई, क्या मैं इस बीएनएस का नाम पोस्टमार्टम नहीं रख सकता? मुझे बताओ, क्या मैं इस बीएनएस का नाम पोस्टमार्टम नहीं रख सकता? हां भाई, तो यहां पर भारत की कोई व्यक्ति है, भारत की कोई वस्तु है, भारत की कोई चीज है, और भारत का स्थान है। कैसा आया पांचवा समझ में? घुसा दिमाग के अंदर या नहीं घुसा? घुसा ना घुसा पांचवा? चौथे और पांचवे में अंतर समझ में आ गया? चौथे में क्या हो रहा है? प्रवर्त विधि लागू हो रही है, परिस्थितियां हैं। पांचवे में परिस्थिति नहीं है। पांचवे में किसी व्यक्ति की बात हो रही है जो भारतीय है, विदेश में अपराध कर रहा है। किसी हमारी सामान की बात हो रही है जो विदेश में घूम रहा है, विचरण कर रहा है, हवाई जहाज हवा में जा रहा है, उस पर अपराध हुआ है। और छठे में स्थान की बात हो रही है जो भारतीय स्थान है लेकिन इस पर हमला बाहर से हो रहा है। तो ये हुए। और छठा क्या कहता है? सब क्लॉज 6 क्या कहती है? बीएनएस लागू नहीं, बीएनएस लागू नहीं। बीएनएस लागू नहीं होगी। कहां नहीं होगी? कोई स्थानीय विधि, कोई लोकल लॉ, लोकल लॉ, जैसे यूपी का कोई एक्स्ट्रा अपना लॉ है, हरियाणा का कोई अपना लॉ है, या एमपी का कोई अपना लॉ है। तो लोकल लॉ मतलब, लोकल लॉ क्या होता है? जो विशेष स्थान पर चलता है। लोकल लॉ का अर्थ क्या है? जो विशेष स्थान पर चले, जो विशेष स्थान पर लागू हो। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने अपना कोई आतंकवादी लॉ बना रखा है, और बीएनएस में भी आतंकवाद की परिभाषा है, पर यूपी गवर्नमेंट कह रही है हम अपने के हिसाब से टांगेंगे इसको, हमारा ज्यादा ताकतवर है। तो जो विशेष स्थान पर लागू है, कोई एक लोकल लॉ हो गया, एक हो गया आपका वो, अरे स्पेशल लॉ यार, विशेष विधि, विशेष विधि, कोई स्पेशल लॉ हो गया। स्पेशल लॉ जो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए बनाया गया, स्पेशल लॉ जो पर्टिकुलरली स्पेशली किसी सब्जेक्ट के लिए बनाया गया, किसी विषय पर बनाया गया, वो स्पेशल लॉ। और तीसरा, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स या सरकारी कर्मचारी, इनका कोई, इन लोगों ने कोई क्या किया है? इन लोगों ने कोई अपराध करा है, तो इन्हीं के लॉ के अनुसार, इन्हीं के लॉ के अनुसार सजा। अब बताओ, मानक
आर्मी में हो या आप पुलिस में हैं, तो पुलिस में रह के अगर किसी ने बच्चे ने क्राइम कर दिया तो पुलिस का भी तो अपनी संहिता है ना, पुलिस का भी तो अपना कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से लायबल होगा। आर्मी में किसी ने गलत कार्य कर दिया तो उस पर जो कोर्ट मार्शल होगा, गौर से सुन रहे हो, वो आर्मी के कोर्ट मार्शल के अधीन होगा, उस पर बीएनएस नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। तो स्थानीय लो जो लोकल जगह चलते हैं, विशेष लो जो किसी विशेष सब्जेक्ट के लिए, विशेष चीज के लिए बनाए जाते हैं, और नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सरकारी कर्मचारी, इनके ऊपर यदि कोई, इनके अपने यदि कोई लॉज हैं तो वहां बीएनएस लागू नहीं होती। ये है 6। तो बताइए हमने सेक्शन 1 का पोस्टमार्टम करा कि नहीं करा? करा। मैं इतना पढ़ा देता हूं, मैंने आज ये पूरी परिभाषाएं लिखी थी, आपको परिभाषाएं याद नहीं होती ना, मैं इनको 1 सेकंड में याद कराऊंगा, बस समझा के 1 सेकंड में याद कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये लिखने में बहुत समय लगेगा, तो मैंने इनको 1 सेकंड में इनकी शॉर्ट टाइटल्स बना के, ताकि ये उंगलियों पे याद हो जाए, मैंने सब लिखी थी, बट मैं इनको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। आज की क्लास खत्म होगी तो नेक्स्ट हमारी बीएनएस मंडे चलेगी, पहले 3 दिन मंडे और बाद के 3 दिन जो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे, उसका पोस्टमार्टम पीवाईक्यू सीरीज हम लोग कर रहे हैं। तो कल से 3 दिन पोस्टमार्टम चलेगा 11 बजे। अब मुझे बताइए क्लास कैसी रही? जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो मैंने कई बार बता दिया कि आप लोग इस बैच में चले जाया करो, यहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया करो, आपको सारी चीजें पता हैं, और वो 200 रुपए कंपनी ने दे भी दिए हैं, अभी 2-3 दिन के लिए दे दिए हैं डिस्काउंट पे। अब मुझे बताइए कैसा रहा? न्यू बैच में हिस्ट्री पॉलिटी रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, नहीं वो नहीं मिलेगी, वो तो मैंने पहले ही मना कर रखा है, जीएस 1.0 में पॉलिटी में नहीं आएगी वो। अब मुझे बताओ क्लास कैसी रही? तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं अपना 100% दे पाया कि नहीं दे पाया? गला शायद मेरा थोड़ा खराब है, गले से ज्यादा बोला नहीं जा रहा मुझसे। बताओ बच्चों। लाइक और शेयर के लिए जरूरत ही नहीं है मुझे कहने की, मैं उस ध्यान तरफ देखता ही नहीं हूं, लाइक है, शेयर है, नहीं है, मैं देखता हूं मैंने कैसा पढ़ाया है। जिस बच्चे ने कमेंट किया है क्लास के नीचे, उसे कैसी लगी है क्लास, उसने ये कहा है कि सर वास्तव में मजा आ गया, क्लास में याद हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि नहीं? मेरी 2 बजे से क्लास भी है ना एप्लीकेशन पे आती है, 2 बजे से एप्लीकेशन पे मेरी क्लास है, वो 2-2.5 घंटे चलेगी। सेंटर स्टेट रिलेशन चल रहा है हमारा टॉपिक, तो उसमें भी हम लोग को पढ़ना है। बताएं, अच्छी थी बच्चों? क्या बच्चों अच्छी थी? कोई दिक्कत तो नहीं है? एसके हम डेली नहीं पढ़ा सकते बेटा, पॉलिटी की क्लास मेरी एप्लीकेशन पे भी है, वो भी देनी है। लैंग्वेज तो मैंने इजी करी है, जो इसकी लैंग्वेज है बीएनएस की वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, उसको तो मैंने बहुत इजी बनाया है। अब लैंग्वेज वो लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पेपर में वही लैंग्वेज आएगी, तो आपको तोड़नी आनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी आनी चाहिए, इसलिए मैं लैंग्वेज लिख वही रहा हूं बीएनएस वाली, लेकिन समझा रहा हूं उसको। चलिए थैंक यू, ख्याल करिए, कल मिलते हैं आपको, कल मिलते हैं आपको, अपना ध्यान रखो। हेलो।